वीडियो की स्टार्टिंग एक सुनहरी सुबह को दिखाते होता है जहाँ पे काफी सारे स्लाइम्स होते हैं जो कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा ही रेयर माने जाते हैं। एक खाली मैदान में अचानक से प्रकट हुए और दो लोग उनको पेड़ों के पीछे से देख रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, "श्श, अगर तुमने उन्हें जाने दिया तो सब कुछ ठीक रहेगा।" लेकिन दूसरा बंदा इसकी वार्निंग को इग्नोर मारते हुए डायरेक्ट मैदान की तरफ दौड़ता हुआ जाता है। पेड़ के पीछे छिपा हुआ बंदा बोलता है कि रुको, लेकिन वो बंदा बिल्कुल भी इसकी बात को नहीं सुनता और दूसरा बंदा दौड़ के जाता है और स्लाइम को एक क्रिटिकल हिट मारता है जो कि उसके कोर को तोड़ देता है। और वो आदमी अपने तलवारों को इधर उधर घुमाता रहा और जितने भी सिल्वर स्लाइम थे उन सभी को मार दिया। मैदान अब पूरी तरीके से खाली था। उस अजनबी आदमी के आंखों में हरे कलर का लाइट दिखता है। तभी पता चलता है कि प्लेयर ताकाहाशी को 3 एस रैंक आइटम मिले, सिल्वर स्लाइम, आर्मर, ग्लव्स और बूट्स। वहाँ खड़े आदमी ने बोला, डैम गॉड। बाकी सभी को भी लगा कि ये क्रिटिकल और ये सारे लूट काफी ज्यादा खास हैं। वो जवान बंदा सोच रहा होता है कि इसका साथी कितना ज्यादा भाग्यशाली है। वो आदमी खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसको 3 एस रैंक के इक्विपमेंट मिल चुके हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये उसकी पिछली जिंदगी की सारी मुश्किलों का इनाम हो। पिछली जिंदगी में उसका नाम ताकाहाशी यूको था और वो ब्रोंज रैंक हंटर था। वो टोक्यो डंजन की पहली मंजिल पर था। तभी वहाँ खड़े एक आदमी ने मोबाइल का स्क्रीन दिखाया। मॉन्स्टर्स अब यहाँ पर पहुंच चुके थे। बाहर लोगों के लिए रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। एक आदमी बोला, बेहतर यही होगा कि हमें और अंदर जाना चाहिए। लेकिन उनमें कुछ लोगों को डर था कि ऊपर से मॉन्स्टर पीछा कर लेंगे। एक बंदे ने बूढ़े आदमी से बोला कि वो भी पीछे हट जाए। अभी स्लाइम से लड़ने का सही वक्त नहीं था। लड़के ने अपने दादा के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उन्होंने हाथ झटक दिया और बूढ़ा आदमी स्लाइम्स की तरफ आगे बढ़ने लगा। बाकी लोग सोच रहे थे कि वो पागल हो गया है। तभी किसी ने उसे धक्का दे दिया और वह गिर पड़ा और उसकी टोपी उतर गई। साल तेजी से बीत रहे थे। एडवेंचरर्स के आने के बाद धरती पूरी तरीके से बदल गई है। सबका विकास अब अलग तरीके से होता है। किसी भी बंदे का लेवल तभी बढ़ेगा जब मॉन्स्टर्स को मारा जाए। जैसे जैसे ग्रोथ लेवल बढ़ता वैसे वैसे कैरेक्टरिस्टिक भी बदलते हैं। जवान लड़का चाहता था कि उसकी ताकत कम से कम 5 यूनिट और बढ़े। कभी कभी एडवेंचरर्स को जादुई स्किल्स भी मिल जाते थे। बूढ़ा आदमी उठकर खड़ा हुआ और अपने सिस्टम को ऑन किया। ताकाहाशी यूकिटो अब लेवल 98 पर पहुंच चुका था। उसकी ताकत, रफ्तार और सहनशीलता 5 पर थी, एजिलिटी 4 पर और मैजिक पावर 3 पर और रेजिस्टेंस 2 पर। उसने बहुत कुछ देखा था और उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। वो कमजोर मॉन्स्टर्स को मारता रहा ताकि वो लेवल 98 पर पहुंच सके, ताकि कोई और उसे हरा ना सके। उम्र ज्यादा होने के बावजूद उसने आज काफी सारे मॉन्स्टर्स मारे। हमले इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उसकी स्वॉर्ड भी टूट गई। अब उसका करंट लेवल 99 पहुंच चुका था। 100 से बस एक कदम पीछे। बूढ़ा आदमी एक बड़े स्लाइम के तरफ आगे बढ़ा। वो स्लाइम पारदर्शी था और उसके बीच में एक बड़ा सा कोर दिखाई दे रहा था। जैसे ही हथियार टूटा, उसने अपने दांतों से स्लाइम को फाड़ दिया। तभी सिस्टम से एक आवाज आता है, ताकाहाशी यूकिटो, आपने मैक्सिमम लेवल हासिल कर लिया, कांग्रेचुलेशन। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। आखिरकार उसकी मेहनत सफल हुई। उसकी स्ट्रेंथ 1 से बढ़ गई। अचीवमेंट बोर्ड अपडेट हुआ, लेवल 99, स्ट्रेंथ 6। फिर वो स्टेटस पैनल को देखते हुए बोलते हैं कि स्टेटस तेरी माँ का, ये क्या मजाक चल रहा है क्या? मैंने आज तक पता नहीं कितनी ज्यादा मेहनत की, कितने बार मैंने अपनी जान पर खेल के मॉन्स्टर्स को मारा है, उसका फल क्या मुझे ये मिल रहा है? मैं मैक्स लेवल पर जा चुका हूँ, फिर भी मेरा स्ट्रेंथ बस 5-6 के बीच में ही रह गया। ये क्या हो रहा है? उसकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। उसके अंदर अब खड़े होने तक की जान नहीं थी। अंधेरे से मॉन्स्टर्स उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। क्या उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी? सभी लोग उसको देख रहे होते हैं और उसके पीठ पीछे हंस भी रहे होते हैं। ताकाहाशी ने तो अपनी बूढ़ी माँ को भी नहीं बचा पाया। उसकी पूरी जिंदगी उसके आंखों के सामने घूम गई। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है। उसके आंखों से आंसू गिर गए। उसे दुख था कि उसने अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया। उसके अंदर अब और लड़ने की ताकत नहीं बची थी। कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। तभी ताकाहाशी के सिस्टम में एक एरर आ जाता है। सिस्टम ने लाइफ रिस्टोरेशन और रोल बैक स्टार्ट किया। प्लेयर का दिल फिर से धड़कने लगा। नोटिफिकेशन आता है, रिवील हिडन पैरामीटर और अक्रूड बोनस कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉम्पनसेशन। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन नजर पूरी तरीके से साफ नहीं थी। अचानक से आवाज आती है कि कोई उसका स्वागत कर रहा है। अगले ही पल उसने एक मुस्कुराती लड़की को देखा और उस लड़की ने बोला, मिस्टर ताकाहाशी यूकिटो, अब आप एक एडवेंचरर बन चुके हैं, हरे आंखों वाला हीरो। ये सब सुन के बिल्कुल चौंक जाता है कि क्या ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। उसने चारों तरफ देखा और लड़की ने पूछा कि क्या कोई दिक्कत है? ताकाहाशी ने खुद को संभाला और पेंडेंट के लिए थैंक यू बोला। उसके थोड़ी देर बाद जब वो अकेला था तो उसने मन ही मन कहा, ये सब क्या चल रहा है? हीरो ने अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन देखी और उसके चेहरे पे पसीना आ जाता है और सोचता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही दिन है जिस दिन मैंने हंटर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन किया था। उसको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है और ये सब कैसे हुआ।
फिर वो सोचता है कि मरने से पहले उसको कुछ कैरेक्टर स्टिक करके विंडो आई थी। उसने अपना स्टेटस विंडो खोला लेकिन वहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं था। अचानक उसने एक नई चीज नोटिस की और उसकी आंखें अचानक से फटी की फटी रह गई। लक नाम का एक नया कॉलम आ चुका था जो कि पहले कभी नहीं था। ये कैरेक्टर स्टिक ऑफ लक शायद पिछली जिंदगी में छिपा हुआ पैरामीटर रहा होगा। उसे इन सब चीजों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है और वो सोच रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। एक ऐसा बंदा जिसके साथ 70 सालों तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। कुछ ही वक्त पहले तो वो बूढ़ा था लेकिन अब सब कुछ ठीक लग रहा है। यही सही टाइम है अपने नए मिली कैरेक्टर स्टिक को स्लाइम हंटिंग में यूज करने का। कुछ समय बाद फिर से हीरो टोक्यो डंजन के लेवल 1 पर आ चुका है। इस जगह का नाम है इनपेरिसेबल फुटप्रिंट। हमारे हीरो ने अपना लक्ष्य जल्दी ढूंढ लिया। कुछ स्लाइम हमारे हीरो के हंटिंग करने का वेट कर रहे थे। तभी उसने अपने आंखों के कोने से हलचल देखी, लेकिन जैसे ही पता चला कि वो क्या है तो वो यकीन नहीं कर पाया क्योंकि वो एक सिल्वर स्लाइम था। ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही रेयर है। इसने अपने पिछली लाइफ में इसको बस एक बार ही देखा था। सिल्वर स्लाइम शिकारी को देखकर भाग जाता है और बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट देता है। उसने सोचा कि बस एक कदम और तलवार इसको काट देगी और बहुत तेजी से उसके तरफ जाने लगा, लेकिन तभी कुछ चमका और एक तीर उसके स्पैरो के सामने आके गिर गई। लेकिन तभी वो बंदा हमारे हीरो से सॉरी बोलता है और हमारा हीरो सोचता है बेवकूफ। लेकिन एक अजीब सी चीज होती है, सिल्वर स्लाइम को अभी तक यहाँ से भाग जाना चाहिए था लेकिन वो वहाँ से भागा ही नहीं। अगले ही पल वो डरा हुआ मॉन्स्टर हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने आ जाता है। स्लाइम तेजी से हमारे हीरो की तरफ आई लेकिन हमारा हीरो भी उसके अटैक को रोकने के लिए तैयार था। उसने अपने तलवार को आगे कर दिया जिससे तलवार का कोना सीधा जाके उसके कोर में लगा और कोर टूट गया। इस जीत से उसका लेवल तुरंत बढ़ गया। हमारा हीरो सोचता है कि इसकी माँ का तलवार तो एक ही बार में टूट गया बे। ये सिल्वर मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, अब लगता है मुझे एक नया तलवार लेना ही पड़ेगा। तभी उसको कुछ घास में चमकता हुआ दिखता है जिसको देखने के बाद वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा होता है कि इसकी माँ का ये एस रैंक लूट कैसे मिल सकता है। ये सिल्वर स्वॉर्ड और तो और इस तलवार के अंदर फीचर है कि ये तुम्हारे पावर को इंक्रीज कर देगा और 70% चांसेस है कि अटैक सही जगह पे लगेगा। हमारा हीरो ये देखकर बिल्कुल खुश हो जाता है और वो आसपास देखता है, चौंक के रुक जाता है और देखता है कि पास के झाड़ियों में 4 सिल्वर स्लाइम है। एक ही समय पर 5-5 सिल्वर स्लाइम दिखना बहुत ज्यादा ही रेयर है। हमारा हीरो सोचता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन तभी चारों के चारों सिल्वर स्लाइम हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ते हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब तो लड़ना ही पड़ेगा। अपनी नई तलवार की एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए सोचता है कि सभी को एक स्लैश में मारना संभव नहीं होगा। उसने एक के बाद एक कई क्रिटिकल हिट्स मारे और उसने कुछ ही देरों में सभी को हरा दिया। सच में लक बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रही थी। एक और क्रिटिकल हिट के साथ घासों के अंदर और भी आर्मर गिर जाते हैं। सब कुछ ठीक हो गया, उसने चारों को हरा दिया। ये हंटिंग बिल्कुल सक्सेसफुल जा रही थी। ये शिकार और भी 1 घंटे तक चला। इसको और 10 सिल्वर स्लाइम मिले। हर सिल्वर स्लाइम को मारने के बाद उसको एक एस रैंक का इक्विपमेंट मिल रहा था। अब तो मानना ही पड़ेगा कि किस्मत हो तो कुछ भी हो सकता है और इस चीज को लेकर हमारा हीरो काफी ज्यादा खुश था। वो सीधा घास में लेट गया और उसको जितनी भी चीजें मिली है उनके बारे में सोचने लगता है। आसमान की तरफ देखते हुए उसने सोचा कि अब जब मेरे पास ऐसी ताकत है तो मैं जरूर एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। शायद मैं अपने परिवार को खुश कर सकता हूँ। मेरी बीमार माँ को मेरी मदद की जरूरत है। मेरी बहन के लिए भी कुछ करना चाहिए। उसने आसमान की तरफ हाथ बढ़ाया और सोचा कि मैं सबके लिए क्या कर सकता हूँ। तभी वो अचानक से एक झटके में बैठ गया और वो सोचता है कि अब मेरे पास घर जाने के लिए फैमिली भी है। 70 साल की तन्हाई के बाद अब चीजें बदलने वाली थी। वह उठ खड़ा हुआ और वो सच में घर जाना चाहता था। उसका अपार्टमेंट 203 नंबर पर था और नेम प्लेट पर लिखा था ताकाहाशी। उसने अपने हाथ को गेट की तरफ बढ़ाया लेकिन उसके हाथ अभी भी थोड़े बहुत कांप रहे होते हैं। उसको समझ आया कि सबसे पहले मुझे अपने आप को शांत करना चाहिए। फिर उसने एक लंबी सांस ली और उसने डिसाइड किया कि अब मुझे घर का दरवाजा ओपन करना चाहिए। लेकिन उससे पहले ही दरवाजा अपने आप खुल गया क्योंकि उसके सामने ही उसकी छोटी बहन थी। वो खुश होकर उसको देख रही होती है लेकिन तभी हमारा हीरो जाके अपनी बहन को गले लगा लेता है। हीरो की बहन मतलब अपनी बहन भाईचारा ऑन टॉप। लड़की थोड़ी हैरान थी लेकिन वो हंस भी रही थी। उसने पूछा क्या यहाँ पर कोई प्रैंक चल रहा है, जल्दी बताओ कैमरा किधर है, मुझे थोड़ा छोड़ दो। लेकिन हीरो ने उसको कसकर पकड़े रहा और मन में सोचा कि अब वो किसी को भी अपने परिवार को चोट पहुंचाने नहीं देगा। फिर वो अपनी बहन को सब कुछ बता दिया। नोमी चौंक जाती है और सोचती है कि क्या हम सच में अपनी मम्मा की हेल्प कर पाएंगे। हीरो बोलता है कि हाँ, बस इसमें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। अगले दिन हीरो अपने सारे इक्विपमेंट को बेचने के लिए चला जाता है। जितने भी चीजें उसको डंजन से मिले थे उन सभी को बेचकर बहुत सारे पैसे इकट्ठा करता है। फिर वो एक ऑक्शन के अंदर गया जहाँ पर एक लिक्विड रखा था, उसमें उसने 10 मिलियन की बोली लगाई। उसने सबसे अच्छी क्वालिटी का हीलिंग पोशन हासिल कर लिया। अब उसकी अगली लोकेशन थी हॉस्पिटल, जहाँ पर हीरो और उसकी छोटी बहन एक रूम के सामने जाके खड़े हो गए जहाँ पर उन दोनों की मम्मा इंतजार कर रही थी।
परमिशन मिलने पर वो अंदर चले गए। मम्मा उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और पूछी कि वो दोनों कैसे हैं। हमारे हीरो ने बोला कि असलियत में तो हमें पूछना चाहिए कि आपकी तबीयत कैसी है। नोमी ने डिब्बा खोला और अपनी माँ को स्वादिष्ट चीजें दिखाई। मम्मा बोलती है कि तुम लोगों को इतना खर्च नहीं करना चाहिए था, इन सभी पैसों को तुम्हें खुद पर खर्च करना चाहिए। हमारा हीरो भी बोलता है कि अब पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। छोटी बहन भी बोलती है कि हम आपके लिए एक तोहफा भी लाए हैं। माँ ने पूछा कैसा तोहफा। हीरो ने बोला कि ये थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन आपको इसे पीना पड़ेगा, और वो अपनी माँ को एक एलेक्सर की बोतल पकड़ा देता है। नोमी ने समझाया कि भाई ने डंजन में पैसे कमाए और आपके लिए ये एलेक्सर खरीदा। माँ थोड़ा चौंक गई क्योंकि यूको अभी अभी एडवेंचरर बना है, इतने पैसे उसने कैसे कमा लिए। तो हीरो ने बताया कि बस उसकी किस्मत अच्छी है। छोटी बहन ने बोला मम्मा आपको ये पीना पड़ेगा। मम्मा ने कोई भी और बहस नहीं की, उन्होंने धीरे से ढक्कन खोला और उस एलेक्सर को पी लिया। इसके बाद ही रियल जादू शुरू होता है। छोटी बहन कहती है कि मम्मा की पूरी बॉडी तो चमकने लगी। दोनों के दोनों मम्मा को चौंके हुए देख रहे होते हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। मम्मा ने राहत महसूस किया, जैसे उनके कंधों से भारी बोझ हट गया हो। सांस लेना अब पहले से आसान हो चुका है। हीरो ये सब देखकर मुस्कुराया। ये बहुत अच्छी खबर थी। नोमी बोली गुड जॉब ब्रदर। मम्मी ने बताया कि दवे का स्वाद काफी कड़वा था, तो हमारा हीरो उसको जल्दी से केक ला के देता है। जब डॉक्टर ने मम्मा को देखा तो उसने पाया कि बीमारी के लक्षण काफी ज्यादा कम हो चुके हैं और अब बीमारी आगे नहीं बढ़ रही है। अब उनको थोड़े देर के लिए रेस्ट की जरूरत है। इसके बाद मम्मा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। अब वो फाइनली काफी लंबे समय के बाद तीनों एक साथ एक छत के नीचे रह पाएंगे। ये एक सपने जैसा था। माँ ने काफी लंबे समय बाद घर पर खाना खाया। खाना खाने के बाद माँ बर्तन धोते हुए बोली कि घर जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। नोमी बहुत ज्यादा खुश थी कि माँ अब ठीक है, लेकिन हमारे हीरो को ये काफी नहीं लगा। छोटी बहन ने चौंकते हुए अपने भाई की तरफ देखा और जवाब का इंतजार करने लगी। हीरो ने बताया कि ये पोषण एक अस्थायी इलाज है, अभी मम्मा पूरी तरीके से ठीक नहीं हो। ये सुनकर नोमी दुखी हो गई और उसने पूछा कि अब हमें क्या करना होगा। हीरो ने बताया कि अब हमें एक असली मैजिक एलिक्सर चाहिए। बहन ने सोचा कि क्या ये वही चीज है जो टीवी पर दिखाई जाती है, एक ऐसा आइटम जिसे दुनिया के सबसे अच्छे हंटर ने खोजा था। ये 50 लेवल नीचे गहराई में मिलता है और इसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। नोमी ने बोला कि हाँ ये एक अनोखा आइटम है। हीरो भी हाँ बोलता है और बोलता है कि सही पहचाना, मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। और यूनिक आइटम वही होता है जिसे सिर्फ खोजने वाला ही इस्तेमाल कर सकता है। ये एक ऐसा रिवॉर्ड है जिसे बिना किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को हराए नहीं पाया जा सकता। नोमी ने पूछा कि अगर खरीदा नहीं जा सकता तो हमें इसे खुद ही खोजना पड़ेगा। फिर उसने पूछा कि क्या तुम इतनी गहराई तक जा सकते हो। हीरो ने बताया कि रियलिटी में नहीं जा सकता, मैं बीच में ही मारा जाऊंगा। फिर लड़की ने बोला कि फिर हम वो चमत्कारी एलेक्सर नहीं पा सकते। हीरो मुस्कुराता है और बोलता है कि देखते हैं क्या होगा। हीरो सोचता है कि बस उसके पास किस्मत ही नहीं है, पिछले जीवन की एक्सपीरियंस भी है। उसे याद आता है कि वो एलेक्सर ऊपरी फ्लोर पर भी मिल सकता है। एक रेयर सिचुएशन बनता है। 20th फ्लोर का बॉस एक एलिमेंट गोलम है और वो एक अजीब तरीके से वही पोषण देता है, लेकिन इस बॉस के आने के चांस बहुत ज्यादा ही कम है। और ये एलेक्सर एक रेयर आइटम है जो कि एक रेयर बॉस से मिलता है। हीरो सोचता है कि मैंने अपने पूरे पिछली लाइफ में बस एक बार सुना कि कोई इस गोलम से एलेक्सर पा चुका। हीरो को पूरा यकीन है कि वो इस पोषण को जरूर हासिल करेगा और अपनी मम्मा को बचा लेगा। हीरो ने अपनी बहन की शक वाले नजर को देख लिया और पूछा कि क्या तुम्हें कुछ ज्यादा ही मेरे पे शक नहीं हो रहा। लेकिन वो भी अपनी आंख मारते हुए बोलती है कि तुम तो कुछ भी कर सकते हो। अपनी बहन की बातों से हीरो को थोड़ी उम्मीद मिली। अच्छा लगता है जब परिवार आप पे भरोसा करता है, लेकिन डंजन में जाने से पहले उसे बहुत सारी तैयारी करनी थी। नोमी इस बात से सहम गई। नोमी पूछती है कि तैयारी से तुम्हारा मतलब क्या है। तो हीरो बताता है कि हर जगह कोई ना कोई मिल ही जाता है मुसीबत खड़ी करने वाला। उसने अलमारी पे रखी हुई फोटो की तरफ देखा और डंजन के अंदर जाने के लिए सामान इकट्ठा करने लगा। शुरुआत करनी थी गियर से। उसके पास थी लार्ज एस रैंक की स्वॉर्ड जिसमें था फीचर इंक्रीज अटैक पावर। जब हीरो सामान को पैक कर रहा था तो उसकी बहन उसको गौर से देख रही थी। उसने पूछा कि क्या तुम सच में निकलने वाले हो। हीरो ने बोला हाँ। बहन पूछती है कि क्या तुम ऐसे ही जाने वाले हो, आमतौर पर वॉरियर भारी आर्मर पहनते हैं। हीरो ने बोला हाँ ऐसा तो करना चाहिए, लेकिन मैं अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि भारी आर्मर उठा सकूंगा। स्टेटस विंडो किसी भी बंदे की सारी डिटेल्स बताती है। उसको देखने के बाद हीरो को इतना तो पता चल ही चुका था कि वो अपने आर्मर को नहीं ले जा पाएगा, इसीलिए सोचा कि मैं बस तलवार ही ले जा सकता हूँ। हीरो ने सोचा कि लेवल एलिवेशन की वजह से अब उसके पास कई स्किल्स भी हैं। उदाहरण के लिए माइटी लेवर लंच एक कॉम्बैक्ट स्किल है जिसमें 30% संभावना है कि लगातार 3 क्रिटिकल हिट्स लगे। नोमी ने पूछा कि क्या तुम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो, तुम्हारी क्षमता बस 5 लेवल है। हीरो को अचानक से एक जगह की याद आती है, एलएसएस बीड, जहाँ पर स्थानीय मॉन्स्टर्स को मारने की वजह से उन्हें काफी सारे फ्रूट्स मिलते हैं और ये फ्रूट्स हमारे हीरो के काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। और छोटी सिस्टर बोलती है कि भाई कुछ भी हो जाए आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। लड़की ने हीरो के लिए लंच भी तैयार किया था।
लेकिन हमारा हीरो जहाँ जा रहा है वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स उसको इजिली मिल जाएंगे। हीरो ने अपने छोटी सिस्टर को मना नहीं किया, उस खाने को ले लिया और ये पैकेट डायरेक्ट उसकी इन्वेंट्री में चला गया। हीरो ने अपने घर का दरवाजा खोला और एक एडवेंचर पे चला गया। फिर हमें दिखाया जाता है पेड़ों के जड़ों पर, जहाँ पर पॉइजनस मशरूम भी लगे हुए हैं और तो और यहाँ के पौधे कीड़े भी खाते हैं। और कुछ देर चलने के बाद हमारा हीरो 5वीं मंजिल पर पहुंच जाता है और इस जगह का नाम है एलिसिस रीद और यहाँ के पूरे इन्वायरमेंट पौधों से भरा पड़ा है और इसीलिए यहाँ का रास्ता खोना बहुत ज्यादा कॉमन सी बात है, लेकिन इस मंजिल को बहुत ज्यादा आसान माना जाता है। और तो और पहले भी बहुत सारे एडवेंचरर यहाँ पर आए हैं और यहाँ की सारी लूट लेके जा चुके हैं। हमारा हीरो सोचता है कि उसके पास जब तक नक्शा है तब तक उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली और वो अपने फुल कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसको कुछ चींटियों का ठिकाना मिलता है। ये असलियत में चींटियां नहीं है, ट्रीज है जो कि नॉर्मल ट्री की तरह रहते हैं। उसके बाद फिर इंसान को ट्रैप करके मार देते हैं। इसीलिए हमारा हीरो एक पत्थर उठा के उस पर मारता है जिससे वो एक्टिव हो जाता है और हमारे हीरो को पेड़ के अंदर 2 आंखें देखने को मिलती है और हमारा हीरो डायरेक्ट उस पर अटैक करता है और एक क्रिटिकल हिट में उस मॉन्स्टर को मार देता है। हमारा हीरो सोचता है बस इनकी लोकेशन पता चल जाए फिर तो इनका गेम बजाने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। और मॉन्स्टर के मरने की वजह से वहाँ पर एक फ्रूट गिरता है। हमारा हीरो उसको उठाता है और खा जाता है क्योंकि इस स्पिरिचुअल फ्रूट के खाने से उसके स्टेट्स बढ़ सकते हैं, तो इसलिए वो अपना स्टेटस चेक करता है जिसमें रियलिटी में उसके थोड़े बहुत स्टेट्स बढ़ चुके थे और इन फ्रूट्स को खाकर वो धीरे धीरे पावरफुल बन सकता था। इसीलिए वो और भी सारे ट्रीज को मारना स्टार्ट कर देता है और पूरे समय ट्रीज मारता है, खाना खाता है, ट्रीज मारता है, फ्रूट्स खाता है, ट्रीज मारता है, फ्रूट्स खाता है और इतने सारे ट्रीज मार के इतना सारा फूड खाने की वजह से वो उस स्वाद से बिल्कुल ऊब चुका था। इसीलिए वो सोचता है थोड़ा सा ब्रेक लिया और थोड़ा घर का भी खाना खाया जाए जो कि सिस्टर ने दिया था। खाना खाने के बाद वो चेक करता है कि क्या वो अपने पंपिंग लिमिट तक पहुंच चुका है। वो स्टेटस देख के खुश हो जाता है कि फाइनली वो इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुका है। तब हीरो सोचता है कि चलो अब हो चुका है वापस जाने का समय, लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करता है कि यहाँ पर कोई तो है। फिर वो आवाज लगाता है कि इसकी माँ का जो भी है यहाँ बाहर निकल जाओ। तभी आवाज आती है कि लड़के तू सारा लूट अकेले नहीं ले जा सकता है। तभी यहाँ पर 2 बंदे आते हैं, एक बंदा जिसके दांत सोने के थे और दूसरा बंदा जिसकी अंगूठी सोने की थी। इन दोनों को देखकर हमारा हीरो बोलता है कि तुम लोगों से लग तो नहीं रहा कि तुम लोग मॉन्स्टर हंटिंग के लिए आए हो, तुम लोग वही हो ना जो दूसरों के टुकड़ों पर पलते हो। और छोटा वाला बोलता है कि हाँ, और तू वही बंदा है ना जो अपने इक्विपमेंट पर निर्भर करता है बे। तभी इनमें से पतले वाला बोलता है कि ओए लड़के अगर तू अपना सारा सामान दे देगा तो हम तुझे छोड़ सकते हैं। लेकिन इसी के अगले मोमेंट में ही देखते हैं कि ये पतला वाला लड़का जमीन पे पड़ा हुआ है और हमारा हीरो सोचता है कि हाँ, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही प्लान जा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि इस पतले वाले लड़के ने हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक किया था अपने स्वॉर्ड से और इसका अटैक जाके हमारे हीरो से लगा भी होता है, लेकिन इस अटैक का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसके पास जो कपड़े वगैरह थे उसने उसको बचा लिया क्योंकि अटैक डैमेज को कम करते हैं क्योंकि उसके इक्विपमेंट तगड़े हैं। और हमारा हीरो सोचता है कि अगर मेरे पास इतने खतरनाक इक्विपमेंट नहीं होते तो आज मेरा पेट छिल चुका होता। और ये छोटा वाला लड़का सोचता है कि किसको पता था कि ये बंदा मेरे पार्टनर को बस एक घूसे में ही मार डालेगा। हमारा हीरो इसको एक एडवाइस देता है कि तू अपने आप को सरेंडर कर दे तो मैं तेरी जान छोड़ दूंगा बे। लेकिन वो छोटा वाला बोलता है कि नहीं, मैं सरेंडर नहीं करेगा, मैं तुझसे लड़ेगा, तुझसे दूर से ही अटैक करके तुझे मार डालूंगा और तू मुझे छू भी नहीं पाएगा। जिसको सुनकर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ, तूने सही बोला, एक योद्धा दूर से किसी को मार नहीं पाएगा। और ये बात सुन के छोटू डॉन बोलता है कि है तू इतनी जल्दी हार मान रहा है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का प्लान तो कुछ और ही था और वो अपने इन्वेंटरी को ओपन करता है एंड उसके अंदर से एक आर्टिफैक्ट निकालता है जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग दिखने में लग रहा था। लेकिन हमें पता चलता है कि ये एक फूल से बना हुआ डाली है, जिसको देखकर ये छोटू डॉन भी बिल्कुल हंसने लगता है कि ये क्या निकाल दिया बे, इसकी माँ का, तेरे से ये उम्मीद तो नहीं थी, मुझे लगा कुछ खतरनाक निकालेगा और मेरा देख स्टाफ कितना ज्यादा पावरफुल है। और वो सोचता है कि हमारे हीरो को तो पता ही नहीं है कि आर्टिफैक्ट क्या है। हमारा हीरो इसी आर्टिफैक्ट का यूज करने का डिसाइड करता है और सोचता है कि मैंने ये आर्टिफैक्ट तब पाया था जब मैंने बैरनेट को मारा था। ये छोटू डॉन मुस्कुराता है और सोचता है कि अभी नौ सीख किया है। सब्सटेंस ऑफ रिडिकुलस एक रेयर आइटम है और ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो रैंडमली किसी भी मैजिक को एक्टिवेट कर सकता है और इस आर्टिफैक्ट से कोई काम का स्पेल निकले ये तो बिल्कुल ना के बराबर है। और इसका पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा है कि 40% में तो फेल ही हो जाएगा, 30% में कमजोर इंचेंटमेंट निकलेगा और दोबारा 30% में कुछ बफ वगैरह मिल जाएगा और बस 9% में कोई थोड़ा बहुत मिड लेवल का स्पेल आ जाएगा जो कि थोड़ा बहुत काम आ सकता है। और इसी के साथ ये छोटू डॉन अपने स्टिक से एक मैजिक करता है जो कि मिड लेवल का मैजिक होता है और सोचता है कि अगर हमारा हीरो बहुत ज्यादा लकी भी हुआ, अगर उसने 9% में अपना लक ला लिया और उस मिड लेवल की तकनीक को कर दिया, फिर भी मेरे जीतने के चांसेस उससे तो ज्यादा ही है क्योंकि इसके पास स्पेशल इक्विपमेंट फॉर मेजेस 50 था। और इस छोटे डॉन को लगा कि जीतने के चांसेस तो पूरे उसके हैं और
अब इस नए लड़के का किस्मत यहाँ पे साथ देना बंद कर देगा एंड इसी के साथ वो अटैक हमारे हीरो के तरफ कर देता है। लेकिन हमारा हीरो यहाँ से हटा नहीं और बस आते हुए खतरे को देखता रहा एंड उसके बाद वो अपनी एक आंख को बंद करता है और इस मैजिकल स्टाफ को यूज करने का सोचता है एंड इसी के साथ वो एक बहुत ज्यादा ही खतरनाक आग के गोले या फिर एस्टेरॉइड कुछ भी बोल लो उतना बड़ा अटैक को करने के लिए तैयार हो जाता है एंड इसी के साथ अपने अटैक को छोटू डॉन की तरफ कर देता है, जिसके वजह से रास्ते में आने वाली हर एक चीज को अटैक जलाया जा रहा था। और ये नजारा देखने में बहुत ज्यादा ही डरावना था और थोड़ा वक्त और पूरा जंगल ही जल जाएगा। और अब इस मेज को समझ नहीं आ रहा कि इसका फायरबॉल इसी के ऊपर पलट कर आ चुका है। अपना सर पकड़ लिया और सोचा कि इस अटैक को करना बहुत ज्यादा ही रेयर है और इस स्पेल के आने का चांस 0.05% है और अब आग आसमान में फैल चुकी है। मेज अब बिल्कुल डर से कांप रहा होता है और सोचता है कि नहीं, मुझे नहीं डरना, शायद ये एक इल्यूजन मैजिक है। लेकिन तभी इसको थोड़ी देर में रियलाइज होता है कि नहीं, ये कोई इल्यूजन मैजिक नहीं है, मेरे बाल जल रहे हैं, सारी तरफ आग ही आग लगा हुआ है। ये छोटू डॉन इतना ज्यादा डर चुका था कि वो बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और इसकी पैंट भी गीली कर लेता है अपनी। हमारा हीरो बिल्कुल नहीं रुकता जब तक कि पूरे एरिया में राख ही राख ना हो। और अब ये छोटू डॉन रियलिटी में छोटू सा बच्चा लग रहा था और ये इतना बड़ा पावरफुल अटैक हमारे मेन कैरेक्टर के इस आर्टिफैक्ट को ही तोड़ देता है। हमारे हीरो ने इसको एक बार अच्छे से देखा और कचड़े की तरह इसको फेंक दिया और सोचता है कि इसकी माँ का किस्मत हो तो मेरे जैसा। एंड इसके अपने चारों ओर देखता है और सोचता है कि इन दोनों को यहाँ पर ऐसे छोड़ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। फिर सोचता है कि इन दोनों को यहाँ से बाहर लेके जाऊंगा एंड उसके बाद इन दोनों को रस्सी में कस के बांध देता है एंड उसके बाद वो सीढ़ियों की तरफ चला जाता है और इन दोनों को घसीटता हुआ साथ लेके जाता है। और ये सीन एकदम कंप्यूटर गेम जैसा लग रहा होता है एंड उसका जैसे ही वो बाहर निकलता है इन दोनों गुंडों को पुलिस के हवाले कर देता है और पूछताछ खत्म होने तक सूरज डूब चुका था। और अब जाके युकितो को एहसास हुआ कि वो कितना ज्यादा थक चुका है और वो अभी घर नहीं जा सकता और इसी के साथ ऑफिस जाता है और रिसेप्शन पे जाके थोड़ा सा माफी मांगता है कि हाँ, मैं काफी दिन से यहाँ पर नहीं आया लेकिन मेरी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। फिर लड़की पूछती है कि क्या आप ताकाहाशी युकितो हैं? पुलिस ने पहले ही इसके इतने अच्छे काम का डिटेल यहाँ पर भी पहुंचा दिया था। लड़की ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि उसने गुंडों को पकड़ाया एंड उसके बाद लेवल अप होने की वजह से सिल्वर कलर का पेंडेंट दे देती है। और हमारा हीरो हैरान हो जाता है कि इसकी माँ का, मैंने तो कुछ भी किया ही नहीं, क्या कोई गलती कर रही है क्या ये? क्योंकि सिल्वर रैंक पाना कोई आसान नहीं होता, यहाँ तक कि अच्छे अच्छे बंदे इसको पाने के लिए लिटरली 3 साल तक लगा देते हैं। एडवेंचरर को अपने लेवल अप करने के लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत ज्यादा फाइट वगैरह करना पड़ता है और गिल्ड में बहुत बड़ा अपना योगदान बनाना पड़ता है, तब जाके लेवल अप होता है। लेकिन लड़की बोलती है कि इसमें कोई भी गलती नहीं हो रही है मेरी। हमारे हीरो ने क्रिम्सन गैंग के 2 बंदों को पकड़वाया था जो कि एक बहुत बड़ी इविल गैंग है। फिर हमारा हीरो सोचता है कि इन दोनों को पकड़वाने की वजह से मेरे को इतने ज्यादा पॉइंट मिल चुके हैं जिसकी वजह से मेरा लेवल अप हो चुका है और मेरे को सिल्वर रैंक मिल चुका है। वाओ! लड़की बोलती है कि आपने काफी ज्यादा मेहनत की है और ये जो दोनों अपराधी थे जो कि सिल्वर रैंक इतने पावरफुल थे, हमारे हीरो को लिटरली विश्वास नहीं होती कि इसकी माँ का ये दोनों इतने ज्यादा पावरफुल थे क्या बे? लगता है मेरी किस्मत ही कुछ ज्यादा ही अच्छी है। हमारा हीरो इसके बाद अपना सिल्वर पेंडेंट उठा लेता है और बोलता है कि हाँ, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही किस्मत वाला हूँ। फिर ये लड़की बोलती है कि जैसा कि मैंने सोचा था, आप बहुत ज्यादा ही काइंड दिल वाले हैं और ये सिल्वर रैंक आप पे बहुत ज्यादा ही अच्छी लग रही है। हम लोग आपका नीचे के लेवल्स पर इंतजार कर रहे हैं। डंजन की मंजिलें एडवेंचरर की रैंक से डिसाइड होती हैं। ब्रोंज रैंक वाले 10वीं मंजिल तक जा सकते हैं और सिल्वर वाले 30वीं मंजिल तक और गोल्ड वालों के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। हमारा हीरो चेन को अपने गले में डालता है और सोचता है कि अब मेरा टारगेट होने वाला है कम से कम 20 लेवल तक पहुंचना। फिर ये रिसेप्शनिस्ट लड़की बोलती है कि मुझे विश्वास है कि आप कर लेंगे, लेकिन आप थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि वो इलाका काफी ज्यादा खतरनाक है और हमारी कंपनी वहाँ पर अकेले जाने पे किसी को भी सिफारिश नहीं करती है। हमारा हीरो उसके एडवाइस के लिए उसको थैंक यू बोलता है और बाहर की तरफ जाने लगता है और हमारे हीरो को जाता हुआ वो लड़की भी देख रही होती है और हमारा हीरो सोचता है कि किस्मत में था उस गुंडों से मिलना मेरा। लेकिन तभी हमारे हीरो को कोई आवाज लगाता है जो कि एक बुढ़ा होता है जो कि कुछ ज्यादा सूट बूट में आया है और हमारे हीरो से पूछता है कि क्या मुझे आपका 1 मिनट मिल सकता है। फिर हमारा सोचता है हीरो कि चलो इससे 1 मिनट बात कर ही लेते हैं। फिर वो बुढ़ा बोलता है कि तुम वही हो ना जिसने उन दोनों गुंडों को पकड़ा था एंड उसके बाद वो वांटेड पोस्टर दिखाता है। इसको देखने के बाद हमारा हीरो बोलता है कि इन दोनों ने मेरे ऊपर अटैक किया था इसलिए मैंने उनको मारा। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस बुढ़े की शक्ल बिल्कुल सीरियस हो जाती है एंड उसके अगले ही पल वो बुढ़ा
हमारे हीरो का हाथ पकड़ता है और उसको थैंक यू बोलता है। और इस चीज को देख के हमारे हीरो को समझ नहीं आता कि यार ये बुड्ढा है कौन। लेकिन तभी वो बुड्ढा दीवार से उन दोनों गुंडों का पोस्टर फाड़ देता है और कहता है कि उन दोनों ने मेरे बेटे को मार दिया था और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई और तुमने उन दोनों को मार दिया। और फिर हमें पता चलता है कि ये बुड्ढा बहुत ज्यादा मुश्किल से अपने आंखों में आंसू आने से रोक पा रहा है। हमारा हीरो बोलता है कि अंकल इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस अपना एडवेंचरर होने का आभार कर रहा था। लेकिन वो बुड्ढा अपने आप को झुक के हमारे हीरो के लिए बहुत ज्यादा काइंड बिहेवियर दिखा रहा था। और ये देखकर हमारा हीरो भी थोड़ी सी स्माइल करता है और बुड्ढा जो होता है वो सोचता है कि अब मैं अपने बेटे के कब्र पर एक अच्छी सी न्यूज ले जा सकता हूँ। फिर हमारा हीरो सोचता है कि पिछली जिंदगी में किसी ने भी मेरे से ऐसा बिहेवियर नहीं किया था। फिर हमारा हीरो सोचता है कि कुछ समय में वो दिन दोबारा आने वाला है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाएंगे। क्या मुझे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, सब कुछ जैसा हो रहा है होने दूं, या फिर मुझे कुछ करना चाहिए। मुझे पता होते हुए ना करना बहुत ज्यादा ही ये गलत बात है। फिर उसके बाद हमारा हीरो अपने आप को झटका देता है कि इतनी बड़ी सोच मत रखो, तुम कोई वर्ल्ड सेवियर नहीं हो, अभी बस तुम एक स्लाइम को मारकर अपना लेवल अप कर सकते हो और कुछ नहीं। उसने तय किया कि फिलहाल बस अपनी माँ को बचाना है, बाकी सब बाद में। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जाता है एक केव के अंदर जहाँ पर मसाले जल रही थी, एक लालटेन भी थी और काफी सारे खंजर वगैरह रखे थे। और यहाँ पर एक बंदा पत्थरों पे मुक्के मार मार के अपने गुस्से को शांत कर रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उन दोनों गुंडों को कोई हरा सकता है। और वो सोचता है कि अगर ऐसे ही बाकी मेरे साथियों के साथ हुआ तो वो अपने बॉस को कर नहीं दे पाएगा। एंड इसके साथ वो अपने दांत को पीसता है एंड एक खंजर उठाता है और उसके सामने एक न्यूज़पेपर था जिसमें हमारे हीरो की फोटो बनी थी। तो वो डायरेक्ट उस खंजर को हमारे हीरो के मुंह के अंदर घुसा देता है, बोलता है कि मैं तेरी जान ले लूंगा बैंड के टक्के। फिर ये सोचता है कि ये लड़का इतना इजी टारगेट नहीं है, जब वो दो गुंडों को एक साथ हरा सकता है तो उसके पास पावर तो होंगी ही। लेकिन कोई नहीं, उससे निपटने के लिए मेरे पे और भी रास्ते हैं। जिस दिन मेरी नजर उस पे पड़ी उसकी लाइफ खत्म, टाटा बाय बाय। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जाता है हमारे हीरो पर जो कि 15 लेवल पर आ चुका है और ये एक पहाड़ पे खड़ा था और चारों तरफ देखते हुए बोलता है कि ये एक लोनली माउंटेन है और यहाँ पर रास्ते बहुत ज्यादा ही पतले हैं जिसकी वजह से ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। तभी उसकी नजर जाती है कुछ लोगों पर जो कि ग्रुप बना के इस जगह को पार करने का ट्राई कर रहे थे। और यहाँ का एडवांटेज ये है कि यहाँ पर लोगों के नजरों से बचना थोड़ा आसान है, इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे गुंडे वगैरह रहते हैं। एंड उसके बाद वो तलवार अपना फेंक देता है, एक दीवार में जाके लड़ती है जिसके आवाज से सारे के सारे लोग उस तलवार की तरफ देखने लगते हैं। फिर हमारे हीरो ने सोचा कि ये जगह अकेले शिकार करने वाले लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ पर लेवल अप करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और 20वीं मंजिल पे जाने से पहले का एक्सपीरियंस लेना यहाँ सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला है। पहले तो हमारा हीरो बस स्लाइम को मार के लेवल अप करना चाहता था, लेकिन उनको इतना ज्यादा मार दिया कि अब सिल्वर स्लाइम स्पॉन होना ही बंद हो चुके हैं। इसीलिए हमारे हीरो ने प्लान में चेंजेस कर दिए कि जो मॉन्स्टर दिखेगा वो मरेगा साला। और बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारता है, चील को मारता है, आर्मडीलो को मारता है, एक आंख वाले पत्थर को मारता है, भालू को मारता है। इन सभी को मारने की वजह से उसको काफी सारे एस रैंक के आइटम भी मिलते हैं, जैसे कि एक बो हो गया, ग्लव्स हो गया, तीर वगैरह, तलवार वगैरह सब मिलते हैं उसको। हमारा हीरो इतना ज्यादा मगन था हंटिंग में कि उसको कुछ भी पता ही नहीं चलता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है और हमें पता चलता है वो गुंडों का बॉस उसमें नजर रख रहा है। और ये गुंडा हमारे हीरो को अच्छे से देख रहा होता है, उसके सारे इक्विपमेंट वगैरह देखता है कि उसका आर्मर है या नहीं, वो अकेला है, सब कुछ नोटिस करता है और सोचता है कि ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है। और ये गुंडों का बॉस सोचता है कि ये लौंडा मेरे इलाके में आके सारे लोगों को मार के इस इलाके को कब्जा करना चाहता है, इसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन एक सांस लेता है और बोलता है अभी मेरे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वो एक अच्छे टाइम का इंतजार कर रहा होता है और पूरे दिन हमारे हीरो को नजर रखता है। तभी इस बंदे को एक आइडिया आता है कि मुझे खुद अटैक करने की जरूरत नहीं है और वो यहाँ से भागते हुए जाते हुए सोचता है कि मैं अटैक क्यों करूं, मुझे बस थोड़े बहुत चीजें करनी है। जंगल में इकोसिस्टम बहुत ज्यादा पीसफुल है इस समय, मैं बस इतना करता हूँ कि कुछ को मार देता हूँ जिससे यहाँ का इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, जिसके वजह से बहुत सारे मॉन्स्टरों की संख्या बढ़ जाएगी और इस चीज को कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं है। एंड उसके बाद रात को वो घर आ जाता है, फिर अगले दिन सुबह उठ के जाता है और सोचता है कि इसकी हत्या बिल्कुल एक तरीके से नेचुरल डेथ लगने वाली है, क्योंकि वो भी बाकी एडवेंचरों की तरह एक किसी न किसी बीच से मारा जाएगा और ऐसी हत्या किसी भी गवर्नमेंट का ध्यान अपने तरफ नहीं खींचेगा। और वो काफी ज्यादा इस प्लान से खुश था। वो अपने साथ एक पाउच लेकर आया था जिसके अंदर मॉन्स्टरों को अट्रैक्ट करने वाला पाउडर था और उसने उन सभी
मॉन्स्टर को कंट्रोल करके सभी को हमारे हीरो पर अटैक करने का आदेश दिया और सोचता है कि अब वो बंदा कभी भी बचने नहीं वाला। और इधर हमारे हीरो को कानो कान खबर नहीं, इसके पीठ पीछे चल के आ रहा है और वो आराम से एक जंगली सुअर को मार के हंटिंग कर रहा होता है। तभी उसने कुछ अजीब आवाज सुनी और वो आवाज धीरे धीरे उसके पास आ रही थी और थोड़ी देर में ही उसके ऊपर के सारे आसमान बिल्कुल काला हो जाते हैं और वो बिल्कुल समझ नहीं पाता कि इसकी माँ का ये क्या चीज है भाई, ये तो बहुत बड़ा झुंड लग रहा है। डेडली सीकस, ये बहुत ज्यादा खतरनाक कीड़े हैं। हमारे हीरो ने सोचा कि इतने सारे कीड़ों से अकेले लड़ना बहुत ज्यादा बेवकूफी होगी, उसके बाद वो भागना शुरू कर देता है। उसके दिमाग में बस एक ही आइडिया आ रहा था इन सभी से बचने के लिए कि कैसे न कैसे करके किसी ग्रुप से जाके मिल सकूं। एडवेंचरस आमतौर पर कहाँ पे मिलते हैं, इतनी तनाव भरी सिचुएशन में कैसे ढूंढा जाए। हमारा हीरो सोचता है कि पिछली जिंदगी में मैंने सुना था कि इस लेवल पर कहीं ना कहीं सप्लाई बेस है। जब से यहाँ पर बेस बना था इस माउंटेन की रक्षा करना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। लगता है ये बेस लाल मिट्टी की किसी गुफा में है। हमारे हीरो को याद आया कि नक्शे में इस बेस का कोई भी निशान नहीं था। हमारे हीरो के सामने एक बहुत बड़ी खाई आ गई जिसको पार करना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो रुक जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि उसके पास टाइम है नहीं, उसकी जान बहुत ज्यादा खतरे में है। अपनी तलवार की मदद से उसने सीधे खड़े पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर दिया। जमीन पे उतरते उसने पास के एक और पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि यहीं कहीं पर बेस है क्योंकि मिट्टी का कलर उसको अलग लग रहा था। हमारे हीरो को समझ नहीं आ रहा था कि अंदर कैसे जाया जाए और उसने बहुत जोर से आवाज लगाई कि कोई है बाहर, बहुत ज्यादा मॉन्स्टर आ गए हैं और उसे मदद चाहिए। लेकिन पहाड़, चट्टान कुछ भी हिला भी नहीं, बिल्कुल भी। हमारा हीरो पीछे मुड़ के देखता है कि काले रंग का बादल और भी ज्यादा आसमान में उसके पास आए जा रहा है। मॉन्स्टर उसके नजदीक आए जा रहे थे। फिर उसने अपने आप को थोड़ा सा कदम दो कदम पीछे किया और सोचा कि अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद उसने अपनी तलवार निकाली और जो चट्टान है उसको ही तोड़ डाला। लेकिन अगले पल ही जो उसने देखा वो बिल्कुल हैरान हो गया। इस केव के अंदर बहुत सारे लोग थे, लेकिन सारे के सारे बंधे हुए थे और अधनंगे थे, हाथ पैर बंधे हुए और मुंह पर टेप लगा हुआ। हमारा हीरो अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सभी लोग हमारे हीरो को देखने लगे और उनके अंदर एक उम्मीद थी कि ये हमें बचा लेगा। हमारा हीरो सोचता है कि लगता है मैंने गलती से किसी ह्यूमन सप्लाई गैंग का अड्डा ढूंढ लिया है। कोई भी यहाँ पर नहीं बोल पा रहा था क्योंकि उन सभी के मुंह में कुछ ना कुछ लकड़ियां ठूसी गई थी। हमारा हीरो अपनी फुल स्पीड में आता है और सबकी रस्सियां 2 सेकंड के अंदर ही काट देता है। इन सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि फाइनली हम बच चुके हैं। फिर हमारा हीरो उनसे सवाल पूछना शुरू करता है। सभी लोगों ने बताया कि उनके ऊपर हमला हुआ था, फिर वो सारे बेहोश हो गए। उन्हें मारा क्यों नहीं गया, इसका मतलब सिंपल था कि उन्हें बेचा जाएगा। हमारा हीरो कंफ्यूज था और सोचता है कि क्या मैंने गलती से किसी गैंग का अड्डा ढूंढ लिया, ये तो सप्लाई पॉइंट होना चाहिए था। फिर हमारे हीरो को समझ आया कि अभी के लिए ये अड्डा है, बाद में ये सप्लाई अड्डा बनेगा, पहले ये गुंडों का अड्डा होगा और पुलिस ने इस जगह पर रेड मारकर इसको एक सप्लाई पॉइंट बना दिया होगा। हमारा हीरो ऐसा महसूस करता है कि लगता है वो कुछ ज्यादा ही पहले पहुंच चुका है यहाँ पर। उसको अपनी पिछली जिंदगी में किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसने अपने पूरी जिंदगी स्लाइम हंट में बिता दिया था। उम्र बढ़ने पर समय का एहसास भी कम हो जाता है। फिर उसने सोचना बंद किया। अभी सोचने का वक्त नहीं है, उसे तुरंत कोई रास्ता निकालना होगा। यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे निहत्थे थे और ये मुलाकात इसको बहुत ज्यादा चौंका दिया था। वो सभी को एक जगह पर इकट्ठा करता है चिल्ला के कि सब यहाँ पे सुनो, मैं समझता हूँ कि तुम सब बहुत ज्यादा दिक्कत में हो, लेकिन तुम्हें हालात की गंभीरता को समझना होगा। हमारे हीरो ने सबका ध्यान ऊपर के तरफ आसमान में किया और बताया कि डेडली सीकस उनके तरफ ही आ रहे हैं। बहुत जल्द ही वो सारे के सारे मारे जाएंगे और 15वीं मंजिल पर बहुत ज्यादा इस समय शिकारी हो चुके हैं। ये सारे के सारे बाहर आके देखते हैं कि इतने सारे सीकस हैं और ये सारे के सारे बहुत ज्यादा डर गए। इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखने के बाद इन सबकी तो बिल्कुल हालत ही खराब हो गई थी। हमारा हीरो इन सभी से कहता है कि जैसा कि तुम सभी ने देख लिया है बाहर का हालात क्या है, तो हम सभी को मिलकर इनसे लड़ना पड़ेगा। ये सभी बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि हैं ये क्या बंदा बोल रहा है। फिर एक लड़की बोलती है कि लेकिन हमारे पास तो कोई हथियार ही नहीं है। दूसरा बंदा बोलता है कि ये सब कुछ बकवास है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम सभी मर जाएंगे। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो बोलता है कि एक सेकंड। उसने सिस्टम एक्टिवेट किया और मॉन्स्टर को हराने पर जितने भी उसको आइटम्स मिले थे वो सारे बाहर निकालना शुरू कर दिया। गुफा के अंदर बहुत सारे आइटम्स की ढेर लग गई, तलवार, शील्ड, धनुष, बहुत सारी चीजें निकलने लगी। सारे के सारे बंदे इतने सारे खतरनाक हथियारों को देखकर बिल्कुल चौंक गए। तभी हमारा हीरो बोलता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम सभी को ये सारे के सारे इक्विपमेंट फ्री में दे सकता हूँ, वो भी परमानेंट के लिए। जिस बात को सुनकर ये सारे के सारे बंदे बिल्कुल शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये सारे के सारे इक्विपमेंट कुछ ज्यादा ही हाई रैंक के थे। और एक लड़की बोलती है कि ये सारे के सारे इक्विपमेंट देखने में तो कुछ ज्यादा ही महंगे लग रहे हैं। सभी बंदों ने पूछा हमारे हीरो से कि ये सब कुछ तुम्हारे पास आया कहाँ से, और हमारे हीरो ने अभी तक इन सभी को कोई अपना इंट्रोडक्शन
भी नहीं दिया था। और इन सभी के मन के अंदर काफी सारे सवाल चल रहे थे और इन सभी ने हमारे हीरो को आज तक एक बार भी नहीं देखा था। हमारा हीरो सच में कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस बंदा लग रहा था और यहाँ पे सारे के सारे बंदे अपने अपने लिए इक्विपमेंट और आर्मर लेना शुरू कर दिए और ये सारे के सारे बहुत ज्यादा बहन के टक्के हैं, क्योंकि ये सारे के सारे आपस में ही लड़ना शुरू कर देते कि हाँ मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। और कुछ लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि हमें बचाव के आर्मर्स लेने चाहिए, हथियार लेने चाहिए। इन्हीं में एक लड़का बोलता है कि अगर ये सब कुछ बेच दिया जाए तो तुम करोड़पति बन सकते हो। अभी एक लड़की पूछती है कि क्या हम सच में ये सब कुछ ले सकते हैं, तो हमारा हीरो हाँ बोलता है और बोलता है कि मुझे इन सब चीजों के बदले कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक बात, थोड़ी देर के लिए मैं तुम सभी को लीड करूंगा। और किसी ने भी इस बात के ऊपर कोई भी शक नहीं किया। आखिर हमारा हीरो इन सबकी जान जो बचा रहा था और ये सारे के सारे बंदे अपने आर्मर और टूल को लेकर काफी ज्यादा खुश थे। इन सभी को हमारे हीरो के प्लान के हिसाब से चलने में कोई भी दिक्कत नहीं थी। और एक लड़की बो उठाती है और मुस्कुरा के बोलती है कि यहाँ सबको आदेश मानना होगा। सारे के सारे बंदे यहाँ पर राजी हो चुके थे। तभी एक मोटा हट्टा कट्टा सा बंदा बोलता है कि मैं यहाँ पर ध्यान बटाने का भी काम करूंगा। हमारा हीरो इन सभी को चुप रहने के लिए कहता है और उसके दिमाग में उसके पिछली जीवन की यात्राएं सारी टहलने लगी, मरने से कुछ समय पहले की। और वो सोचता है कि फाइनली मुझे लीडर बनने का मौका मिल ही चुका है। और इनमें कुछ बहन के टक्के ऐसे थे जो एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि एक गेम चल रहा हो। लेकिन हमारा हीरो काफी ज्यादा टेंशन में था। वो गुफा के गेट की तरफ जाके अपने हाथ को ऊपर करते हुए बोलता है हमें इस गुफा के पतले होने का फायदा उठाना होगा, इससे सारे के सारे मॉन्स्टर एक साथ हमारे अंदर नहीं आ पाएंगे। हमारा हीरो बोलता है कि सबके सब ध्यान से सुनो, सारे के सारे बंदों को मॉन्स्टर को जितना हो सके उतना मारना है। फिर सभी के चेहरे को देखता है, कुछ तो कॉन्फिडेंट लग रहे थे लेकिन कुछ ज्यादा ही डरे हुए सहमे से लग रहे थे। उसको यकीन था कि अगर सब मिलकर लड़ेंगे तो इस झुंड को हरा सकते हैं। हमारे हीरो ने तलवार उठाया और सभी को बोला कि सारे के सारे बंदे तैयार हो जाओ फाइट के लिए। एंड इसी के साथ गुफा से मॉन्स्टर्स आना शुरू कर देते हैं। हमारे हीरो ने सारे के सारे मॉन्स्टर्स को एक एक करके काट गिराया। हमारे हीरो का प्लान काफी ज्यादा अमेजिंग है और हमारा हीरो तलवार घुमाता रहता है और सारे के सारे बंदे हमारे हीरो का अच्छे से साथ दे रहे थे। और लाल बालों वाली लड़की अपने बो को खींचती है और काफी सारे एरोज मारना शुरू कर देती है। और यहाँ पर एक बंदा ऐसा था जो कि काफी अच्छा मेज था। इन सभी ने मिलकर पहले रेड को तो रोक लिया था। यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर आ गए थे कि गुफा का दरवाजा पूरी तरीके से ढक चुका था। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे बंदे अपने आप को बचाने के लिए लड़ते रहे। यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में मॉन्स्टर्स मारे जा रहे थे और काफी सारे और भी आए जा रहे थे और इनमें से काफी सारे बंदों की तो उम्मीद अब टूट जा रही थी। यहाँ पर किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये रेड खत्म होने वाली है और हमारा हीरो भी सोचता है कि हालात अब हाथ से निकले जा रहे हैं। उसे खुद भी ऐसा नहीं लग रहा था कि क्या ये लड़ाई जीती भी जा सकती है। तभी सबने महसूस किया कि चट्टानें हिलने लगी हैं, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। हमारे हीरो ने कहा बिना फॉर्मेशन को तोड़े हुए धीरे धीरे पीछे हटो। सारे लोग पीछे की तरफ भागने लगे। कीड़े और भी ज्यादा भरने लगे थे। पत्थर गिरने की वजह से गुफा ढहने का डर था। सारे लोग यहाँ पर घबराए हुए थे। हमारा हीरो चारों तरफ नजर घुमाता है और सोचता है कि ये गुफा काफी ज्यादा कमजोर है तो इसलिए भरोसेमंद है नहीं। तभी उसकी नजर गुफा में पड़े हुए एक्सप्लोजन्स पे पड़ी, जहाँ पर सोचा कि यही अब इनकी आखिरी उम्मीद है। सारे के सारे बम गुंडों ने गुफा को चौड़ी करने के लिए रखा होगा। उसने जल्दी से बम को उठाया और सभी से चिल्लाते हुए बोला कि सारे के सारे ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पर जितने भी बम पड़े हुए हैं सबके सबको कलेक्ट करो। फिर एक लड़का बोलता है कि विस्फोटक वो कहाँ है? तभी उसकी नजर पड़ती है और बोलता है कि हाँ हम इसे हथियार के रूप में यूज कर सकते हैं। लड़कियां भी दौड़ पड़ी मानो कि उनकी अब ये आखिरी उम्मीद हो। कई घंटों तक लोगों ने जान बचाने की कोशिश में लड़ाई की। ये फाइट काफी ज्यादा मुश्किल थी लेकिन अपनी जिंदगी की लड़ाई में लड़ना तो सबको ही पड़ता है। अब गुफा का बस 1/3 हिस्सा ही बचा था। लोगों को एहसास हुआ कि अगर अब भी कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और एक लड़की की माना सारी की सारी खत्म हो चुकी थी। और अगर ये फाइट और भी थोड़ी देर चली तो ये सारी की सारी गुफा टूट जाएगी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहा था कि सारे सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जा सके। लास्ट में उसने अपने आंखें बंद की और उसने मान लिया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। अटेंशन, हमारे हीरो ने चिल्लाया और सारे लोग पलटे और हमारे हीरो की तरफ देखने लगे। फिर हमारे हीरो ने बोला कि जितने भी हमें बम मिले सारे के सारे मेरे को दे दो। और सारे लोग दे देते हैं, कोई भी शक नहीं करते हैं। लेकिन उनको थोड़ा बहुत शक था कि अब ये इससे करेगा क्या। उन सभी को विश्वास नहीं हो रहा था कि बस इतने से धमाकों से सारे के सारे सीकस मारे जा भी सकते हैं। एक बोलता है कि ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि बाल्टी से समुद्र में पानी भी निकाला जा रहा है। हमारे हीरो ने डिसाइड किया कि अब इस गुफा को गिराना ही पड़ेगा। चट्टाने मॉन्स्टर्स के ऊपर गिरेंगे। ये सारे के सारे मॉन्स्टर बुद्धिहीन हैं। ये मॉन्स्टर उन पे अटैक करते हैं जिनको वो खतरा मानते हैं और इस वक्त वो खतरा हमारा हीरो है। तभी एक लड़की चिल्लाई कि छत में बहुत बड़ा छेद हो चुका है और गुफा गिरने वाली है। हमारे हीरो ने अपनी टीम को पीछे बढ़ने के लिए बोला। तभी एक बंदा हमारे हीरो से बोलता है, क्या तुम सच में यहीं रुकने वाले हो? क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? वो सारे लोग जानना चाहते थे कि क्या हमारे हीरो के पास कोई प्लान है
लेकिन हमारा हीरो कुछ बोलता नहीं है, बस मुस्कुराता है। उसे बस अपने ऊपर पूरा भरोसा था। फिर वो अकेले मॉन्स्टर के सामने था। हीरो समझ गया था कि कभी कभी जोखिम लेना ही पड़ता है और यही वो पल है। उसने तय किया कि अब एक्सप्लोजन का राइट टाइम आ चुका है। नो डिटर्मिनेशन स्किल एक्टिवेटेड। 60% चांस ऑफ एक्सप्लोजेशन। हमारे हीरो को यकीन था उसकी लक काम आएगी। अगले ही पल नोटिफिकेशन आता है, आइटम डैमेज, 25% चांस ऑफ डिटर्मिनेशन। पर लास्ट में धमाका हो ही जाता है और सारे के सारे मॉन्स्टर्स का काम खत्म और हमारा हीरो भी खाई में गिरने लगता है। रास्ते में पीछा कर रहे इंसेक्ट्स को मारते हुए नीचे जा रहा। उसने गिरते हुए भी अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की और अभी तक उसने अपनी तलवार को छोड़ा नहीं था। दोबारा से उसने एक बार अपनी हाई जंप इस्तेमाल किया और अभी तक एक मॉन्स्टर बचा हुआ था जो कि हमारे हीरो के जस्ट सामने ही आ जाता है। हमारा हीरो सोचा कि बस अब बहुत हुआ। उसका एक क्रिटिकल मारा और एक खतरनाक जंप लेके ऊपर चला गया। जो लोग लड़ाई देख रहे थे वो बिल्कुल ही शॉक थे कि ये सब हो क्या गया। लेकिन हमारा हीरो अभी भी टॉप पर नहीं पहुंचा था, तो उसने ट्राई किया अपने स्वॉर्ड को पहाड़ के अंदर घुसाने का। लेकिन इस बार स्वॉर्ड पहाड़ के अंदर नहीं घुसी और वो पहाड़ी से नीचे गिर गया। लेकिन तभी ऊपर से किसी ने रस्सी को गिरा दी और उस रस्सी ने हमारे हीरो के हाथ को जकड़ लिया और हमारे हीरो ने भी उस रस्सी को काफी तेज से पकड़ा और सारे के सारे बंदे लाइन लगा के हमारे हीरो को ऊपर की तरफ खींचने लगे। फाइनली हमारा हीरो बच जाता है और यहाँ पे दिखाया जाता है जितने भी डेडली सीकर्स थे वो सारे मरे पड़े हैं, पहाड़ के टुकड़े पड़े हैं। हमारा हीरो पहाड़ी के कोने पे बैठा और अपने काम को देखा और उसे बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा था कि इसकी माँ का मजा ही आ गया बे। और ये सारे के सारे बंदे खुश थे कि इतने सारे सीकर्स से लड़ने के बाद भी हमारी जान नहीं गई। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि हीरो ने काफी सारे डेडली सीकर्स को मारा है, इसलिए उसको टाइटल दिया जाता है फाइटर का। और दूसरी तरफ बैंडिट्स का लीडर बहुत ज्यादा ही गुस्से में था। उसने टेबल को लात मार दिया। उस कमीने ने तो मेरा पूरा बेस ही बर्बाद कर दिया, अब मुझे खुद जवाब देना होगा। उसने शराब की बोतल खोली और गटगट करते हुए पी गया और फिर उस बोतल को दीवार पर देकर मारा। फिर उसने बोला कि अब मैं खुद जाके ताकाहाशी युकितो को मर्डर करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारा हीरो जो कि एडवेंचरस गिल्ड में आ चुका था। जैसे ही हमारा हीरो वहां पर आया था, यहाँ पे सारे के सारे लोग उसी को देखे जा रहे थे। हमारा हीरो सोचता है कि यार इस बार तो कुछ ज्यादा ही लोग मेरे को देख रहे हैं। काउंटर वाली लड़की बोलती है कि तुमने इस बार और ज्यादा अच्छा काम किया है और अब से तुम्हारा नाम पड़ चुका है माउंटेन क्रशर, जिसने अनगिनत लोगों की जान बचाई थी। और यहाँ पे सारी की सारी गिल्ड हमारे हीरो को अप्रोच करती है। लेकिन आज हीरो का मूड बिल्कुल भी बातचीत का नहीं था। हमारे हीरो ने माफी मांगी और बोला कि आज मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूं तो प्लीज माफ करना। हमारे हीरो ने सभी के इनविटेशन को इसलिए मना किया था क्योंकि उसके कुछ अलग ही प्लान थे। उसके मन के अंदर अपनी माँ के लिए एलेक्सर बनाने का ख्याल चल रहा था, क्योंकि वो जानता था अगर वो टीम में चला जाएगा तो एलेक्सर बनाना और बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। टीम में लूट रैंडम तरीके से बढ़ती है और रेयर आइटम मिलने का चांस बहुत ज्यादा घट जाता है। हमारे हीरो ने सोचा कि जितनी बड़ी टीम होगी उतना ही कम चांस होगा जीतने का। हमारे हीरो ने डिसाइड किया कि वो नाराज नहीं होगा, क्योंकि अपनी पिछली लाइफ में उसने डंजन्स को अकेले ही तो क्लियर किया था, तो अब क्यों कुछ बदला जाए। एंड उसके बाद वो गिल्ड से बाहर आ जाता है और पूरे दिन का सारा काम निपटाकर हीरो घर के तरफ चला गया। उसकी माँ और बहन ने उसके लिए स्वादिष्ट खाना बना के रखा था और हमारा हीरो इसको देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि वो इतनी ज्यादा खतरनाक एडवेंचर के बाद काफी ज्यादा भूखा था। इसके बाद सभी लोग खाना खाने से पहले भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर बैठकर हमारा हीरो अपनी फैमिली के साथ खाना एंजॉय करने लगता है। इस खाने का स्वाद इसको काफी ज्यादा जाना पहचाना सा लगा। इसको ऐसा लग रहा था कि इसने अपनी पिछली लाइफ में ऐसा खाना टेस्ट जरूर किया है। हालांकि हमारे हीरो का परिवार काफी ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन ये लोग त्योहार को काफी ज्यादा मन से और धूमधाम से मनाते हैं। नोमी ने अपने भाई को लेवल 20 तक पहुंचने के लिए बधाई की और माँ को काफी ज्यादा टेंशन हो रहा था। उन्होंने कहा कि क्या तुम वाकई ये करने वाले हो, क्योंकि लेवल 20 के बाद डंजन काफी ज्यादा, बहन को भी बहुत ज्यादा चिंता थी और उसने दिखाया कि बस 15% लोग ही 20 फ्लोर को पार कर पाते हैं। माँ ने डांटते हुए बोला कि खाना खाते समय फोन मत चलाया करो। तभी हमारा हीरो परिवार को चिंता ना करने के लिए बोलता है और बोलता है कि क्या तुम लोग भूल गए क्या, मैं क्या कर सकता हूँ। माँ ने बताया कि उन्हें अपने बेटे पर बहुत ज्यादा ही गर्व है। और तो और पीछे दरवाजे पर हमारे हीरो की पेपर में लगी हुई कटिंग थी। माँ ने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, शायद वो अपने इमोशन से लड़ रही थी। फिर वो धीरे से बोली, अपना ध्यान रखना, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उनका बेटा दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। हमारे हीरो के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। तभी हमारे हीरो को एक डेंजरस सी यादें आई। पिछले जीवन में उसने अपनी मरी हुई माँ को दफनाया था। हीरो ने अपनी माँ से प्यार से कहा कि कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि उसके माता पिता परेशान हो। माँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन नोमी ने उन रोक दिया और बोला कि उन्हें रहने दो। बहन ने बोला कि भाई तुम कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो और जो तुम्हारे मन में आ जाता है वो तुम करके ही रहते हो। माँ की आंखों में आंसू आ गए, उन्हें अपने मर चुके पति की याद आ गई, क्योंकि बच्चे बिल्कुल उन्हीं के जैसे थे। ताकाहाशी ने कहा, मेरे लिए चिंता मत करो, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही ऐसा चाहता हूँ। माँ कुछ कह नहीं पाई और खाना खाती रही।
हीरो ने पानी की परछाई में अपना फेस देखा। पिछले जीवन में मैं अपनी माँ को बचाने में असफल रहा। उस बारे में सोचकर मेरा दिल लहूलुहान हो जाता है और इस बार मुझे अपनी माँ को बचाना ही होगा और इसके लिए मुझे वो मैजिक एलेक्सर चाहिए ही चाहिए। और खाना खत्म करने के बाद इसने अपने परिवार को थैंक यू बोला इतने स्वादिष्ट खाने के लिए। उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद वो चला गया डंजन के तरफ और सीढ़ियां उतरते हुए मन के अंदर आने वाले सारे प्रॉब्लम्स के बारे में संभावनाओं को सोचने लगा। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है टोक्यो डंजन लेवल 20 एल्केमिस्ट टेस्ट। और तो और उसके सामने एक दीवार थी जो कि फिजिक्स की माँ बहने कर रहा था। हमारे हीरो ने दो मॉन्स्टर्स को देखा और बोला कि इसकी माँ का अब नहीं छोड़ूंगा। तलवार लेके उनके तरफ दौड़ जाता है। वो उन मॉन्स्टर्स को देखने के बाद बोलता है कि इसकी माँ का ये कैसे मॉन्स्टर्स है बे, ना रोबोट है ना स्केलेटन है, ये मिक्सचर है बे, कहीं ये बीच के तो नहीं है ना। और तो और उनकी आंखों में रेड कलर की ऑरा दिख रही थी। हमारे हीरो को याद आता है कि इस लेवल के मॉन्स्टर्स अकार्बनिक पदार्थों से बने हुए हैं। हमारा हीरो फुल फ्लैश वाली स्पीड में जाता है और दोनों मॉन्स्टर्स पर एक साथ ही अटैक कर देता है और सोचता है कि ये मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा खतरनाक हैं और ऊपर से ये सारे के सारे मरे पड़े हैं और इनमें से कुछ के पास तो पंख भी था जो कि हमारे हीरो के ऊपर हवा में से अटैक कर रहे थे। हमारे हीरो के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज था कि उसने इस लेवल को पहले भी कंप्लीट किया हुआ है, तो उसको पता है कि ये मॉन्स्टर्स किस तरीके से काम करते हैं और इसीलिए हमारे मेन कैरेक्टर को इनके नेक्स्ट मूव के बारे में पहले से पता होता था, तो उन सभी को मार देता है। इसीलिए भी हमारे हीरो ने कुछ अजीब सा देखा और वो वहीं पे रुक गया और उसने सामने देखा कि अरे इसकी माँ का ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा मॉन्स्टर है बे। और इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि बस इसके पास एक ही आंख है और इसके ऑरा को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये हमारे मेन कैरेक्टर की तो पूंगी बजा के रख देगा। हमारे हीरो ने सोचा कि इस बहन के टके को हराना इतना ज्यादा तो इजी नहीं होने वाला। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हर एक मूव को अच्छे से मुझे देखना होगा। जब मुझे पता होगा कि ये किस तरीके से काम करता है तो इसको हराना काफी ज्यादा मेरे लिए आसान हो जाएगा। एंड इसी के साथ वो बड़ा सा मॉन्स्टर अपनी मुट्ठी को बना लेता है और हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने चला जाता है। अटैक को देखकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा मुश्किल से उस अटैक को डॉज करता है एंड इसी के साथ बहुत सारे अटैक होते हैं और हमारा हीरो कोशिश करने लगता है बचने का, क्योंकि इन दोनों में पावर डिफरेंट काफी ज्यादा है और हीरो को काफी ज्यादा संभल कर फाइट करना होगा। और एक जंप लगाई और जैसे ही हमारे हीरो को कोर दिखा उसने उस कोर के ऊपर अटैक कर दिया और कुछ ही मिनटों के अंदर हमारे हीरो ने उस खतरनाक से मॉन्स्टर की पूंगी बजा डाली। उसको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि फाइनली मैंने इस मॉन्स्टर को भी मार दिया और उस मॉन्स्टर की बॉडी पीछे पड़ा था, जिसने हमारे हीरो को उसके मकसद के और ज्यादा करीब पहुंचा दिया। वो एक बड़े से दरवाजे के पास जाके खड़ा हो गया। दरवाजे को ओपन करते हुए वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिरकार वो वक्त आ ही गया, आज से एक नई लाइफ शुरू होगी। दरवाजे के खुलते ही एक येलो कलर की लाइट हमारे हीरो के फेस के ऊपर पड़ा और जैसे वो अंदर पहुंचा वो देखा कि एक वो बड़े से रूम के अंदर है और उस जगह की जमीन पर एक अजीब सा पैटर्न बना हुआ था और दरवाजा खुद ब खुद ही बंद हो जाता है और अब लौटने का कोई भी चांस दिख नहीं रहा। और इसी के साथ बीच में हमें एक बहुत बड़ा पत्थरों का मॉन्स्टर दिखता है और उसके कंधे पर हरी कलर की काई थी और उसके कंधे पर भी कुछ पैटर्न्स लिखे हुए थे। हमारा हीरो जल्दी समझ जाता है कि इसकी माँ का ये तो एक एंसेंट गोलम है और ये यहाँ पर खतरनाक से खजाने का हिफाजत कर रहा है। यही है लेवल 20 का बॉस और इसकी ताकत काफी ज्यादा खतरनाक है और इसके अटैक तो पूछो ही मत। लेकिन हाँ, यही मॉन्स्टर है जिसके वजह से हमारा हीरो इतनी जल्दी 20 लेवल पर आ चुका है। हमारे हीरो ने नोटिस किया कि इतने ज्यादा बड़े शरीर होने के बावजूद भी इसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है। हमारे हीरो ने एक लंबी छलांग लगाई और उस मॉन्स्टर के सर पे अटैक किया। हमारे हीरो का सिंपल प्लान था कि इस मॉन्स्टर के कुछ आर्मर पार्ट्स को तोड़ना ताकि वो उसके कोर तक पहुंच सके, ताकि इस मॉन्स्टर का गेम बजाया जा सके। तभी हमें पता चलता है कि कोई तो हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहा है और क्रीपी सी स्माइल दे रहा है और ये वही बंदा है जो हमारे मेन कैरेक्टर को मारने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है और इसकी लास्ट प्लान फेल हो चुका है। और ये बंदा दरवाजों के कोने से छिपकर सोच रहा होता है कि आज बस इस लड़के का किस्मत साथ ना दे। तभी कुछ अजीब सा हुआ, वहां पे बने हुए पैटर्न्स कुछ अजीब तरीके से चमकने लगे और तभी एक पैटर्न में से एक और मॉन्स्टर निकलने लगा। हमारे हीरो की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। वो सोचता है कि यार मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ पर दो दो मॉन्स्टर्स होंगे और ये मॉन्स्टर इस रूम के अंदर आ चुका था और इसका कोर बैंगनी कलर का था। तभी हमारे हीरो ने पीछे मुड़ के दरवाजे की तरफ देखा और उसने अंदाजा लगाया कि दूसरे मॉन्स्टर के आने का मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर कोई और भी है। लेकिन ये बात कुछ ज्यादा ही अजीब थी क्योंकि हमारे हीरो ने किसी दूसरे का होने का यहाँ पर उम्मीद नहीं किया था। हमारे हीरो ने सोचा कि मेहमान तो आने ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इतने बड़े युद्ध के बीच में अब कोई दुश्मन आ जाए ये बात खतरे की थी। हमारे हीरो ने चारों तरफ अपने नजर को घुमाया और सोचा कि शायद कोई खतरा दिख जाए तो उसको गेम अभी बजा दूं। उस बंदे ने एक अटैक कर दिया। एक चमचमाता हुआ खंजर हमारे हीरो के पीठ के अंदर घुसने ही वाला था, लेकिन हमारे हीरो का सेंसेस काफी
ज्यादा तेज था और उसका किस्मत भी, इसीलिए उसने उस खतरे को जल्दी ही पहचान लिया और पीछे मुड़कर अपने एक स्वॉर्ड स्लैश से ही उस खंजर को वापस कर देता है और ये खंजर बिल्कुल बूमरैंग की तरफ पीछे चला जाता है। अरे हीरो को जल्दी समझ आ गया था कि ये किसी ना किसी की तो चाल है और ये गुंडे का लीडर बहुत ज्यादा ही अपने दांत को पीसते हुए बोलता है। एक बार फिर से वो फेल हो चुका है हमारे हीरो की गेम बजाने में। उसके मन में आया कि एक नॉर्मल सा बंदा इतना ज्यादा किस्मत वाला कैसे हो सकता है और इसके मूवमेंट्स भी काफी ज्यादा अजीब तरीके के हैं। लेकिन अगले ही पल उसने एक और खंजर निकाल लिया और मन ही मन सोचा कि अब ज्यादा कुछ नहीं सोचना, इसका तो गेम ही बजाना है। और सोचा कि उसके पास अभी भी काफी ज्यादा एडवांटेज है और ये बंदा काफी ज्यादा मूर्ख है क्योंकि इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब ये बंदा 20 लेवल पर आने वाला था उसने उससे पहले ही अपने कंप्यूटर में चेक कर लिया था कि इस बॉस को हराने के लिए कम से कम 4 बंदों की जरूरत पड़ेगी और वो हीरो की एंट्री के वक्त धीरे से चुपके से इसके अंदर घुस जाता है ताकि एक और गोलम भी स्पॉन हो जाए। और हमारे हीरो के बिल्कुल अपोजिट इस गुंडे को ये मॉन्स्टर्स देख ही नहीं सकते थे, इसीलिए उसे उन मॉन्स्टर से लड़ने की जरूरत भी नहीं है और आखिरकार इसके पास थीफ का लेवल कुछ ज्यादा ही हाई है। उसने सोचा कि मैं अपने इनविजिबल स्किल के साथ पूरी तरीके से सेफ हूँ, अब कैट वॉक करने का टाइम आ चुका है और धीरे धीरे अंदर की तरफ चला गया ताकि दूसरे गोलम को भी उकसाया जा सके। और वो इनविजिबल स्किल की वजह से पूरी तरीके से इनविजिबल था और शैडो मूवमेंट की वजह से वो इतनी ज्यादा तेजी से मूव कर रहा था जैसे मानो कि एक ही समय पर वो 2 जगह पर मौजूद हो। गुंडे ने तय कर ही लिया था कि अब हीरो से बदला तो लेना ही पड़ेगा। आखिर 2 एंसेंट गोलम को अकेले हराना नामुमकिन किन कामों में से एक है। सॉरी गाइज, मुझे लगा था कि ये इनविजिबल स्किल है, लेकिन वो उसने जो व्हाइट कलर का क्लोथ पहना हुआ है वो इनविजिबल करने वाली चीज है जो कि पहनने वाले की पूरी तरीके से मौजूदगी को गायब कर देता है। और इस चीज की वजह से उसको पूरी तरीके से यकीन था कि उसको पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। उसने सोचा कि पीछे से हमला करना बहुत ज्यादा ही खराब चीज है, लेकिन थीप हूं ना तो कर सकता हूँ। और उसने हमारे हीरो की मौत को पक्का करने के लिए अपने खंजर के ऊपर जहर भी लगा लिया था ताकि हमारे हीरो के बचने के चांसेस ही खत्म हो जाए और अटैक कर देता है। और ये खंजर हमारे हीरो के पीठ में घुसने ही वाला था और इस बार हमारे हीरो को इस बारे में पता ही नहीं था। गुंडे ने सोचा कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा सा डैमेज कर दो। ये नाइफ हमारे हीरो के बिल्कुल गाल के पास से गया, वरना हमारे हीरो की तो गेम ही बच जाती और इस बार भी हमारा हीरो बच जाता है। और ये सब देखकर ये गुंडा बिल्कुल सोचता है कि इतने कमजोर से आर्मर में भी उसने अपने लिए एंटीडोट छिपा के रखा हुआ है। फिर उसने मायूसी को खत्म किया और बोला कि मेरा मकसद ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बस हीरो को थोड़ा देर उलझा के रखना है। और उसने बहुत सारे कील जैसे चाकू को हमारे हीरो की तरफ फेंक दिया और उसने मन ही मन सोचा मुझे हर एक तरीके के जाल बिछाने में मजा आता है। वह पूरी तरीके से विश्वास कर रहा था कि इस बार तो वो कामयाब होकर ही रहेगा, पिछली बार की तरह वो और किसी चीज पर बिलीव नहीं करेगा। उसने सोचा कि मैं बस उन्हीं जालों को बिछाने वाला हूँ जिनसे मैं कभी भी लाइफ में फेल नहीं हुआ, जैसे कि जिंदा नुकीले तार जिनमें बिजलियां बहती हो। और इस बंदे की इस सब करतूतों की वजह से हमारे हीरो के पास स्पेस और भी ज्यादा कम हो चुका था और ये गुंडा अपने ट्रैप से काफी ज्यादा खुश था। उसने सोचा कि अब थोड़ी देर में इसकी तो गेम बच जाने वाला है। गोलम्स इसकी चटनी बना देंगे। और इधर हमारे हीरो को घंटा भी कुछ नहीं पता कि इसके पीठ पीछे चल क्या रहा है और वो तो मगन है इन दोनों बॉस से लड़ने के लिए। वो तो बस ट्राई कर रहा था कि कैसे ना कैसे करके उनके आर्मर को तोड़ा जा सके ताकि वो कोर तक पहुंच सके। और इसी वक्त इस टकले ने सोचा कि अब मैंने ज्यादा ट्रैप बिछा लिया, अब आराम से मैं गेम देखूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है हीरो को जो कि अपने तलवार को लिए हुए इस टकले के तरफ ही आए जा रहा था। और ये सब देख के इस टकले की तो हालत ही खराब हो गई, उसको बिलीव नहीं हो पा रहा था। तभी हमारा हीरो मुस्कुराया और पूछा कि तुम्हारे खिलौने खत्म हो गए क्या? अभी भी ये टकला सोच रहा था कि ये देख कैसे पा रहा है मेरे को। फिर हमारा हीरो उस टकले से बोलता है कि अब तो तुम नीचे आ ही जाओ, अब ज्यादा छिपने से क्या ही फायदा। तभी हमारा हीरो उसके ही खंजर को उठा के उसके तरफ शूट कर देता है और बोलता है क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है कि मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए? तभी लीडर उस खंजर से बहुत ज्यादा मुश्किल से बचता है और पूछता है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तभी हमारा हीरो मुस्कुराते हुए बताता है कि ये मेरी हंटिंग इंस्टिंक्ट है और ये बहुत ज्यादा आम सी ये टेक्निक है, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? तभी टकला चिल्लाते हुए बोलता है कि झूठ मत बोलो, कोई लो लेवल की स्किल इतने बड़े थीफ को पकड़ नहीं सकती। तभी हमारा हीरो बोलता है कि मान लिया अगर ये झूठ भी हुआ तो तुम मेरा उखाड़ क्या लोगे, यहाँ से भाग जाओगे तुम दबा के कुत्तों की तरह। हमारे हीरो को इतनी ज्यादा बेइज्जती करता हुआ सुनकर इस टकले का गुस्सा बिल्कुल 7वें आसमान पर आ गया और बोलता है कि तोरा माइक के नहीं छोड़ूंगा और तलवार लेके उसके ऊपर अटैक करने चला जाता है। लेकिन हमारे हीरो को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसके अटैक करने का इंतजार करता है और उसके अटैक को डिफेंड कर लेता है। और जैसे ही दोनों की तलवार टकराती है बहुत
बड़ी चिंगारी निकलती है एंड इसी के साथ हमारा हीरो तो वहीं पे वहीं खड़ा रहता है, लेकिन जो टकला था वो बहुत ज्यादा दूर तक फेंक आ जाता है। हमारे हीरो ने उस टकले का मजाक उड़ाया और बोला, शिवाजी द बॉस, क्यों हिला डाला ना, और उसे दूर फेंक देता है। लेकिन ये टकला अभी भी गुस्से में है और पूछता है कि तुम सच बताओ मुझे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ? ये कोई आम सी स्किल से नहीं हो सकता, सच सच बताओ मुझे। लेकिन हमारे हीरो ने सोचा कि मुझे किसी को भी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर जब मैं झूठ बोल ही नहीं रहा। इसने काफी पहले ही वॉरियर इंस्टिंक्ट स्किल को एक्टिवेट कर दी थी और तो और ये स्किल फाइट के अंदर काफी ज्यादा काम आती है, क्योंकि हमारे हीरो के आसपास कोई भी खतरा होगा तो वो पहले ही इसको भाप लेगी। लेकिन इसका काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इसके फेल होने का चांसेस 99% है और नॉर्मल सफलता का चांस 0.9% है और एकदम परफेक्ट वाले का तो 0.1% है। हमारे हीरो ने सिस्टम के मैसेजेस देखे और सोचा कि इस बार भी मेरा किस्मत बस साथ दे दे। हमारा हीरो मुस्कुराते हुए सोचता है कि इस बार भी मैं लकी ही रहूंगा। तभी सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, ग्रेट सक्सेस, यानी कि 0.1% वाला चांस। अब वो खतरे को इजिली के मैदान के अंदर देख सकता है। हीरो के दिमाग में एक छोटा सा मैप खुल गया था जो कि हर एक खतरे को बता रहा था। टकला दोबारा से अटैक करने के लिए आ जाता है और बोलता है कि तुम अपने लेवल से कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो। हमारे हीरो ने भी थैंक यू बोला और उसके अटैक को डिफेंड किया और ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही और टकले को अभी भी बिलीव था कि वो ही जीतेगा। टकला हमारे हीरो का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम अभी भी एक लो रैंक हंटर हो और मन ही मन सोचता है कि मेरी स्पीड इससे तो काफी ज्यादा तेज होगी और ऐसे ही बहुत ज्यादा अटैक करे जा रहा था और इसी के साथ अपनी बड़ाई करे जा रहा था कि मेरी स्पीड ऐसी है, मैं तलवार ऐसे चलाता हूँ, मार डालूंगा, फाड़ डालूंगा, चीर डालूंगा। और लेकिन हाँ, इसकी जो धमकियां थी वो खोखली नहीं थी, क्योंकि हमारे हीरो पर उसने अटैक करके उसके हाथ पर एक बड़ा सा जख्म दे दिया। तभी टकला बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा तैयारी के साथ आए हो, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। लेकिन इतना बोलते के साथ ही हमारा हीरो को एक चांस मिलता है, वो पीछे जाता है और टकले के ऊपर एक अटैक करने वाला होता है। लेकिन जो टकला है उसकी इंस्टिंक्ट भी काफी ज्यादा तेज थी, उसने लास्ट मोमेंट में ही हमारे हीरो के अटैक को देख लिया और इसी के साथ जंप मार के पीछे चला गया और ताना मारता है कि तुम्हारी हालत उतनी ही खराब है जितनी पहले थी। लेकिन हमारा हीरो उसका कोई जवाब नहीं देता और अपने एक टेक्निक से उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन उस टकले को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है कि हाँ, तुम्हारा ये सबसे खतरनाक अटैक है ना, क्योंकि उसको पता था कि कैसे पलटवार करना है और उसने बटरफ्लाई डांस स्किल का यूज किया। टेक्निक ने हमारे हीरो को उलझा दिया, क्योंकि अब वो अपनी स्किल यूज करके टकले का लोकेशन पता नहीं कर पा रहा और इधर उधर वो अपने स्वॉर्ड को घुमाता है और सोचता है कि फिर से चूक गया। और तभी टकले को दिखाया जाता है जो कि एक बड़ा सा जंप लेता है और हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और इस बार भी हमारा हीरो उसके अटैक को डिफेंड करने में नाकामयाब रहता है और उसके पैर पे भी एक बड़ा सा कट लग जाता है। हमारा हीरो अब काफी ज्यादा घायल हो चुका था और उसके मुंह से निकलता है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन तभी जो गुंडा है वो तो अपने ही एक डेविल से स्माइल करता है और चिल्ला के बोलता है कि तुम्हारे जैसा स्लो हंटर मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। और इंसानों से तंग होकर ये गोलम उनके ऊपर लेजर अटैक कर देता है। हमारे हीरो को इस अटैक से बचने में काफी ज्यादा मुश्किल हुई और जो टकला है वो तो खुश हो जाता है कि ओ माय गॉड, मैं तो जीत रहा हूँ, ये 20वीं मंजिल तो कुछ ज्यादा ही मजेदार है। और दूर जाके अपने तलवार को इधर उधर भाजने लगा और बोला कि 20वीं मंजिल के बॉस से अटैक से बचना तो काफी ज्यादा मेरे लिए आसान है, क्योंकि मुझे भी पता है कि ये गोलम एक पैटर्न में काम करता है और ये जानकारी तुमने भी खरीदी थी ना। हमारा हीरो कोई भी जवाब नहीं देता और चुपचाप से नेक्स्ट अटैक को डॉच करता है। इन दोनों की लड़ाई दो गोलमों के बीच में हो रही थी जो कि कभी भी हमला कर सकते हैं। तभी हमारे हीरो ने टांगों के अंदर कुछ ज्यादा ही तेज दर्द महसूस किया। क्या इसका लक यहाँ पे काम करना बंद कर रहा है? तभी उसने अपने नजर को नीचे किया तो पाया कि नुकीले कील्स रखे हुए हैं जो कि उसी के खून से सने पड़े हैं। टकला अपने इन चालों से काफी ज्यादा खुश था और बोलता है कि 20th मंजिल पर कोई भी दखल नहीं देने वाला। इसका मतलब मेरी जीत तभी तय हो गई थी जब मैंने इस ऑपरेशन की तैयारी की। चिल्लाते हुए उसने स्कॉर्पियन अटैक को चल दिया। हमारा हीरो अब हारे जा रहा था और उसने बहुत ज्यादा मुश्किल से उसके अटैक को डॉच किया और अटैक से हमारा हीरो बच नहीं पाता और डायरेक्ट जाके दीवार से लड़ता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि हमारे हीरो को ऐसा लग रहा था कि उसकी जान जा रही है और उसके हाथ से उसका तलवार भी नीचे गिर जाता है। कुछ सेकंड बाद ही उसकी आंखें दोबारा खुल जाती है और वो देखता है कि वो निहत्था खड़ा है और उसके ऊपर टकला वार करने वाला है और चिल्लाता है कि अब तुम्हारा मौत होने वाला है। और उसे यकीन था कि अब वो इस मैच को जीतने ही वाला है और अपने दोनों तलवारों को लेकर हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने ही वाला था। और हमें लगता है कि हमारा हीरो अब बहुत ज्यादा डरा हुआ है, लेकिन तभी उसके फेस का एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाता है। हमारा हीरो जीभ दिखाते बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था वीर, तू तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। और उसने अपने हाथ का यूज करके एक ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया। अगले ही पल ये टकला एक ट्रैप के अंदर कैद हो जाता है और उसको यकीन नहीं होता कि ये क्या हो गया, वो एक ग्रेविटी ट्रैप के अंदर कैसे फंस गया। हमारा हीरो बोलता है कि तुम तो कुछ समय पहले बोल रहे थे कि तुम जीतोगे, ये वो
यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता हमारे फाइट को इंटरप्ट करने के लिए। अब बोलो अब क्या होगा। टकला सोचता है कि मैंने अपने जवान पे काबू ही नहीं किया। फिर हमारा हीरो बोलता है कि जो जानकारी हमारे पास होती है वो सामान्य काम के लिए काम आती है। आखिर कौन सोचता है कि 20th लेवल के बॉस से कोई अकेले लड़ना आ जाएगा, वो भी बिना किसी प्लान के। और टकला कुछ बोलने ही वाला था उससे पहले ही गोलम आता है और उसको इतना तगड़ा मारता है कि ठक की टिक्की कर दूंगा और उसका कुचुम्बर बना देता है। हमारा हीरो मुश्किल से पीछे की तरफ हट गया। हमारा हीरो टकले को चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुम खुद को चोर बोलते हो लेकिन मेरे एक छोटे से ट्रैप को नहीं पहचान पाए। टकले को हमारे हीरो के बात पे बिलीव ही नहीं हो रहा था। वो बोलता है कि ये तो नामुमकिन है, तुम एक नॉर्मल बंदे हो तो तुम्हें नॉर्मल तरीके से लड़ना चाहिए था। और भी कुछ बोल पाता उससे पहले ही गोलम्स आ जाते हैं और उसके मुंह पर एक खतरनाक सा पंच देके मारते हैं। इतने पावरफुल अटैक से वो ग्रेविटी ट्रैप भी टूट जाता है और टकला जमीन पे जाके धड़ाम से लगता है। जमीन पे पड़े हुए मुश्किल से सांस लेते हुए उसने बड़बड़ाया कि बहुत दर्द हो रहा है। 20 फ्लोर के बॉस ने इस टकले को अपने उंगलियों से उठाकर आसमान में लेके गया। अगले ही पल उसको आसमान में ही छोड़ दिया। टकला जमीन पे आके धड़ाम से लड़ा। उसके हाथ बिल्कुल खून से सने हुए थे, कांप रहे थे। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बदला इनकम्प्लीट ही रहने वाला है। उसने टूटे फूटे आवाज में बोला कि मैंने कैसे मैंने एक लो लेवल हंटर के ट्रैप को अनदेखा कर दिया। तभी हमारा हीरो बोलता है जैसा मैंने पहले ही बोला था, वॉरियर इंस्टिंक्ट ने मेरी मदद की। टकला फर्श पे खून की उल्टी करता है और हमारा हीरो जीत के लिए बिल्कुल श्योर था। उसने टकले से बोला कि अपनी एनर्जी को बचाओ, अगर मैं इस बॉस को हराने के बाद जीवित रहा तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेकिन टकला उतना भी कमजोर नहीं था जितना हमें लग रहा था। उसने सांस बटोरी और उठने की कोशिश की और धीरे से बोला कि मुझे धोखा मत दो। ऐसा लगा जैसे किसी इनविजिबल मैन से बात कर रहा हो, लेकिन हमारे हीरो के इंस्टिंक्ट की वजह से उसने इस आवाज को सुन लिया। तभी ये टकला जोर से बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुझे खुद नर्क लेके जाऊंगा। और इसी के साथ उसके पूरे बॉडी के ऊपर बहुत सारे बम लग जाते हैं और वो बोलता है कि तुम्हारे घटिया हथियारों से ताकतवर तो ये बम है। हमारा हीरो ये देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है और उससे पूछता है क्या तुम पूरी तरीके से पागल हो गए हो। सच में इस समय ये टकला किसी पागल से कम नहीं था। उसने सिस्टम खोला और यस के ऊपर क्लिक कर दिया। अगले ही पल एक बहुत बड़ा सा धमाका हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। धमाके का असर और उड़ते हुए पत्थर हमारे हीरो तक भी पहुंच गए। अगले ही पल उसके नीचे की जमीन टूटने लगी, बहुत सारे दरारें आने लगी और वो उस गड्ढे के अंदर गिर गया। बच निकलने की उम्मीद बहुत कम लग रही थी। तभी वो नीचे जाके जमीन पे गिर गया। उसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी। चारों तरफ अंधेरा था और उसने उसी अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश की। उसने देखा कि बहुत ऊंचाई पे थोड़ी सी लाइट की रोशनी है और सोचा कि अब उठने तक की पावर नहीं है मेरे अंदर। उसने थोड़ी देर तक ऐसे ही लेटे हुए आराम करने का डिसीजन लिया और थोड़ी देर बाद वो बैठा और उसने चारों तरफ देखा तो उसने महसूस किया कि यहाँ पर एक गुप्त कमरा भी है। मुश्किल से हमारा हीरो इस दर्द से उबर रही था। तभी एक गोलम नीचे की तरफ कूद जाता है। लगता है इतनी आसानी से एक गोलम हमारे हीरो का पीछा नहीं छोड़ने वाले। तभी हमारा हीरो बहुत मुश्किल से खड़ा होता है। हीरो ने सोचा कि अब मैं फंस चुका हूँ किस्मत पे भरोसा करके। किस्मत ने मेरी कभी भी साथ नहीं छोड़ी। और तभी वो कमरे को गौर से देखता है। वहां पर एक दरार दिखती है। उसके अंदर से वो देखता है तो उसको एक सीढ़ी और एक चमकती हुई चीज नजर आती है। उसने सोचा कि ये क्या है। उसने और गौर से देखा तो उसे पता चला कि ये एक चमकता हुआ संदूक है। हमारा हीरो सोचता है कि क्या सच में मैं ये देख पा रहा हूँ। हर एक गुप्त कमरे में एक खजाना तो होता ही है। शायद ये वही रीजन है जिस वजह से वो यहाँ नीचे गिरा है। तब तक दूसरा गोलम भी नीचे की तरफ कूद जाता है। दूसरे गोलम के आने की वजह से जगह बहुत ज्यादा ही छोटी पड़ रही थी और हमारा हीरो सोचता है इतनी तंगी में अब मैं कैसे बचूंगा। ताकत से इन दोनों गोलमों को हराना नामुमकिन है। मुझे अब कोई चालाकी ही करनी पड़ेगी। अब मेरा पूरा यकीन उस बॉक्स पर ही है। उसने फ्लैश की तरह भागना शुरू किया और गोलमों के बीच से छलांग मार के जाने का प्लान किया। उसने पूरी ताकत से जंप लगाया, कंधों से उछल उछल के जाने लगा और पूरी उम्मीद अब उस बॉक्स के अंदर ही थी और अब वो बॉक्स उसके सामने ही थी, जो कि खुलते ही सारा राज खुल जाता कि ये बॉस आखिर उस बॉक्स के अंदर क्या चीज छिपा के रखे हैं। तभी दूसरे गोलम ने ट्रेजर के सामने लेजर से वार कर दिया। हमारे हीरो को उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अटैक सीधा आके उसके पीठ से लगता है और उसको काफी ज्यादा घायल कर देता है। स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है और वो अपने मंजिल को पाता पाता रह गया। हमारा हीरो सीधा आके पत्थर से टकराता है और खून की उल्टियां करने लगता है और सोचता है कोई बात नहीं, अभी भी मैं जिंदा हूँ, मेरी अभी तक पसलियां टूटी नहीं है, यही बहुत बड़ी बात है। उसने सिर को ऊपर उठा के देखा कि अभी भी गोलम्स उसके सामने ही थे। तभी एक गोलम हमारे हीरो के ऊपर अपना पैर उठा के अटैक करने वाला था, जिसको देखकर हमारे हीरो की तो लिटरली फट जाती है कि अरे इसकी माँ का, अब तो मैं गया, लगता है मेरा सारा का सारा लक अब यहाँ खत्म होने वाला है। गोलम ने हमारे हीरो के ऊपर अपना पैर रख दिया था, जिसकी वजह से हमारे हीरो की पैर की हड्डियां बिल्कुल टूट गई थी, जिसकी वजह से हमारे हीरो को काफी ज्यादा दर्द होता है। वो अपने मुंह से खून की उल्टियां करने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। अपने हाथ को मुट्ठी बना के जमीन पे मारता है। उसकी आंखें धुंधली हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को घिसेटता हुआ
ट्रेजर की तरफ ले जाने का कोशिश करता है और उसकी तलवार भी ट्रेजर के पास ही गिरी पड़ी थी। वो अपने आप को घसीटता हुआ ले जा रहा था, लेकिन तभी तभी गोलम दोबारा से अटैक करने के लिए आता है और हमारे हीरो के पैरों पे दोबारा से अटैक करता है, बिल्कुल कुचल के रख देता है। बहुत ज्यादा ही घिनौनी चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारे हीरो की तो बिल्कुल रूह कांप जाती है। उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है, वो बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने लगा। उसने याद किया कि वो पिछली जिंदगी में 70 सालों तक जिया था, इस बार ये सब कुछ कितना ज्यादा अलग है। लेकिन हमारा हीरो अभी भी हार नहीं मानता। वो अपने एक हाथ से आगे की तरफ जमीन पे घसीटता हुआ ट्रेजर की तरफ जाता रहता है। उसने सोचा कि यही आखिरी मौका है माँ को बचाने का और खुद को भी बचाने का। अपने असहनीय दर्द को छिपाते हुए, अपने आप को हिम्मत देते हुए फाइनली वो ट्रेजर तक पहुंच जाता है। उसने उस बॉक्स को खोल दिया। अचानक से उसके अंदर से बहुत ज्यादा ही रोशनी निकली। उसमें से एक निकलती है अंगूठी टाइप की चीज। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने के बाद भी हमारे हीरो के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसने उस चीज को हासिल कर लिया, भले ही इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब क्यों नहीं होगी हो। फिर दिखाया जाता है उस कंगन को काफी ज्यादा चमक रहा था और ये गोलम हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने ही वाला था। बस कुछ ही सेकंड बचा था। हमारा हीरो उसी वक्त उस कंगन को पकड़ लेता है और सोचता है कि फाइनली मैंने इसको ले लिया, इसका मतलब कि अब मैं इस गेम को जीत चुका हूँ। किस्मत अभी भी मेरे साथ है। ये ब्रेसलेट ऑफ चेंजेबिलिटी था, एक बहुत ज्यादा ही रेयर आइटम जो कि पहनने वाले को किसी भी स्थान तक टेलीपोर्ट कर सकती है। इस चीज को पढ़ने के बाद हमारे हीरो को यकीन हो गया था कि ये चीज उसकी जान बचा सकती है। तभी ये गोलम हमारे हीरो के काफी ज्यादा करीब आ चुका था। उसका पैर हमारे हीरो को कुचलने वाला ही था, लेकिन तभी हमारा हीरो उस कंगन को ट्राई करता है एक्टिवेट करने का। लेकिन इसका एक्टिवेट होने का चांस बहुत ज्यादा कम था, क्योंकि हमारे हीरो का क्लास डिफरेंट है। लेकिन जैसे जैसे सेकंड्स बीतते जाते हैं हमारे हीरो का चांस बढ़ता ही जाता है और जैसे ही गोलम उसको कुचलने वाला था उसी सेकंड उसका लक काम करता है और वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और जहां पर हमारा हीरो था वहां पर इस गोलम का पैर आके गिर जाता है। तभी ब्रेसलेट से एक अजीब सी आवाज आई और हमारा हीरो गोलम के पीछे टेलीपोर्ट हो चुका था। उसने सीधे अपने स्वॉर्ड से उस गोलम के दिल के अंदर वार कर दिया। अब उसके जीतने का चांस कंफर्म लग रहा था। तभी गोलम ने लेजर बीम से अटैक करने की कोशिश की और उसको समझ ही नहीं आया कि अटैक कौन कर रहा है और ये लेजर सीधे जाके दूसरे गोलम के दिल को चीर देती है। हालांकि दूसरा गोलम पूरी तरीके से घायल हो चुका था, लेकिन अभी तक वो नष्ट नहीं हुआ था और हमारे हीरो ने हार मानने की तो ठानी ही नहीं थी। उसने एक जगह से टेलीपोर्ट होकर दूसरे जगह पहुंच गया। हमारा हीरो पहले गोलम का काम तमाम करना चाहता था और उसके दिल के पास जाने लगा। तभी गोलम उठने के ट्राई करता है, जिससे हमारे हीरो का कंट्रोल खो जाता है और वो गिरने ही वाला था। तभी दूसरा बॉस भी हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और वो अटैक करने ही वाला था। तभी हमारे हीरो ने ब्रेसलेट का यूज किया और उसके पीछे टेलीपोर्ट हो गया और उस गोलम के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक करने के लिए जा रहा था। तभी वो गोलम पीछे मुड़ता है और हमारे हीरो के ऊपर अटैक करके उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो बहुत जल्दी अपने ब्रेसलेट का यूज करके दोबारा टेलीपोर्ट कर लेता है। हमारा हीरो सोचता है कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा और उस गोलम पे अटैक करने वाला था। दूसरा गोलम सोचता है कि कोई तो है जो उसके प्रोटेक्शन बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अपने बचाव में अटैक करने लगता है। लेकिन वो कितना भी फास्ट हो, हमारा हीरो उससे काफी ज्यादा फास्ट था। वो एक से दूसरे पे टेलीपोर्ट हो ही जा रहा था और हर बार थोड़ा थोड़ा करके बैरियर को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा, जिसकी वजह से दोनों गोलमों का कोर थोड़ा थोड़ा टूट चुका था, लेकिन अभी पूरी तरीके से टूटे नहीं थे। तो हमारा हीरो सोचता है अब वक्त बर्बाद करने से अच्छा है मुझे अब ये करना ही पड़ेगा एंड उसका दोबारा से अपने ब्रेसलेट का यूज करता है और उन दोनों मॉन्स्टर्स के बीच में जाके एक टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके वजह से वो दोनों मॉन्स्टर अपने अपने पंजे लेकर आते हैं हमारे हीरो को मारने के लिए। लेकिन उसी सेकंड हमारा हीरो दोबारा से टेलीपोर्ट करके गायब हो जाता है, जिसके वजह से वो दोनों मॉन्स्टर अपने आप को ही दबा कर लेते और एक दूसरे के कोर पर ही अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी धमाके की आवाज आती है। लेकिन देखने में पता चलता है कि अभी भी इन दोनों का कोर नहीं टूटा है, जिसको देखने के बाद हमारा हीरो दोबारा से अपनी स्किल का यूज करता है और इस बार बीस्टिंग स्किल का यूज करके उसके कोर पर अटैक करता है, जिसके वजह से वो कोर पूरी तरीके से टूट जाता है। फिर वो दूसरे गोलम की तरफ चला गया और अपने स्वॉर्ड स्किल का यूज किया स्टॉर्म ऑफ स्ट्राइक। ये अटैक इतना ज्यादा सटीक और पावरफुल था कि दूसरे गोलम का कोर भी टूट गया। दोनों मॉन्स्टर मारे जा चुके थे और हमारे हीरो की एनर्जी भी खत्म हो चुकी थी, जिसके वजह से वो हवा में ही गिरने लगता है और वो सोचता है कि मैं अपने स्किल का यूज करूं ताकि मैं कहीं आराम से जाके लैंड करूं। लेकिन उस ब्रेसलेट की लिमिट अब कंप्लीट हो चुकी थी, जिसके वजह से वो जमीन में सीधा जाके धड़ाम से गिरता है। हमारे हीरो ने 20th फ्लोर के दो गोलम को एक साथ मार के हरा दिया है और इसी के साथ उसके सामने दो एलेक्सर दिखते हैं, लेजेंडरी एलेक्सर। लेकिन हमारे हीरो की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसकी अब आंखें धुंधली हो रही थी। तभी उसने एक एलेक्सर को पकड़ा और उसका ढक्कन खोल के सीधा पी गया। एक घूंट में पूरा का पूरा पी गया। जैसे लास्ट बूंद भी खत्म हो वैसे ही मैजिक स्टार्ट हो गया। हमारे हीरो के चारों तरफ ग्रीन कलर की एनर्जी आने लगती है,
जिसके वजह से एक रियल मैजिक स्टार्ट होता है। उसकी पूरे के पूरे टांग ठीक होने लगते हैं मैजिकली तरीके से, उसके बॉडी के छोटे से छोटे खरोच तक ठीक हो जाते हैं, यहाँ तक कि फटे चिटे कपड़े भी बिल्कुल अच्छे तरीके से नए दिखने लगते हैं। फाइनली ये अब खत्म हो चुका था, ऐसा लग रहा था कि ये अब दोबारा फाइट के लिए तैयार है। अब सब कुछ ठीक हो रहा था, वो बिल्कुल जिंदा है। अब वो अपनी माँ के लिए एलेक्सर ले सकता है। हमारे हीरो को 3 टाइटल भी मिले, सर्वाइवर जो डिफेंस +10 देता है, स्लेयर्स ऑफ 2 जाइंट जो स्टेटस 20 से बढ़ाता है, और आर्बिटर ऑफ लॉ जिससे डिक्टेटर 20+ मिलती है। थोड़ी देर बाद हमारे हीरो ने अपनी इन्वेंट्री चेक की और उसे बहुत ज्यादा खुशी हुआ कि उसका योजना सफल हुआ और उसके पास फाइनली एलेक्सर आ चुका है। अब बस यहाँ से निकलने की देर है। कुछ सेकंड में ही वो वापस से हॉल के अंदर पहुंच गया। वहां पर उसे टकले की इनविजिबल करने वाली क्लॉथ मिली जिसे उसने उठा लिया एंड उस क्लॉथ को लेकर ही वहां से निकलने लगा। गेट खोला और अपने घर की तरफ चला गया। डंजन से बाहर निकलते ही वो डायरेक्ट गिल्ड गया और सब कुछ वहां पर बता दिया। और डेस्क पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट ये सब कुछ सुनकर और देखकर बिल्कुल डर गई और अपने मैनेजर को बुलाने चली गई। उम्मीद के हिसाब से इस घटना ने काफी ज्यादा हलचल मचा दी और इस मैनेजर ने हमारे हीरो से छोटा सा इंटरव्यू के लिए बोला, लेकिन हमारे हीरो के भी कुछ अलग ही प्लान थे, इसलिए उसने उस ऑफर को ठुकरा दिया और बोला कि हम इंटरव्यू बाद में भी ले सकते हैं, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है। गिल्ड से बाहर निकलते ही वो दौड़ पड़ा। रास्ते में हर कोई उसे ही देख रहा था। आखिर खबरें जो फैल चुकी थी, वो लड़का जिसने 20वीं मंजिल के दो बॉस को एक साथ हरा दिया हो, वो बंदा जो उनके सामने से जा रहा था। और हमारे हीरो को इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बस अपनी फैमिली से मतलब है। हमारे हीरो ने उस प्रीसियस मेडिसिन को पा लिया है जो उसकी मदर के हेल्थ को ठीक कर सकती है। कुछ समय बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर सभी चीजों का जांच कर रहा था। हमारा हीरो और उसकी छोटी बहन रिपोर्ट के आने का बहुत ज्यादा बेताबी से इंतजार कर रही थी। तभी डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोलता है, बधाई हो मिस यूकी, आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। इसे सुनकर कमरे में खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टर भी हैरान था कि इस दवाई का असर कितना ज्यादा असरदार है। नोआमी ने मम्मी को गले से लगा लिया। मम्मा ने हमारे हीरो का हाथ थाम लिया और नम आंखों से बोला कि बेटा जो तुमने मेरे लिए किया है उसकी कोई कीमत नहीं है। हमारे हीरो ने आंसुओं को मुश्किल से रोकते हुए कहा, माँ आखिरकार ये आपके ही परवरिश का नतीजा है। आखिरकार हमारे हीरो ने इस बात को बोल ही दिया और इस बात को सुनकर ये छोटी बहन भी इमोशनल हो जाती है। तभी उसने नाक सिकोड़ते हुए बोला कि ये सब तुम घर पे भी कह सकते थे, डॉक्टर के सामने तमाशा क्यों करना। हमारे हीरो ने शर्मा के सर को खुजाया और शायद बहन सही कह रही थी। नौमी ने अपने आंखों को पोंछते हुए सोचा कि हमारे हीरो ने इतने सालों में अपने नाक से आगे देखना नहीं सीखा। तभी दुनिया एकदम से फ्रीज हो गई, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट सा हो गया। खिड़की से उनके परिवार को कोई देख रहा था। उसी समय खिड़की खुली और एक बंदे का पैर कमरे के अंदर आया। उस अनजान बंदे ने सोचा कि कितनी दुख की बात है कि मुझे इतने सच्चे और अच्छे लोगों को मारना पड़ेगा। सुनहरे बालों वाला बंदा चमचमाते हुए कपड़ों के साथ घर के अंदर एंट्री लिया। उसने निराशा के साथ कहा कि भले ही ये काम अस्पताल के अंदर हो रहा हो, पर सच्चाई नहीं बदलती। उसके शब्द जैसे हवा में गूंज उठे। डॉक्टर भी कहते हैं कि हमने पूरी कोशिश की, लेकिन कोशिश हमेशा पूरी कामयाब नहीं होती। उसके बाद मौत के कारण कोई भी परिवार ज्यादा छानबीन नहीं करेगा, कागजों पर बस ये हार्ट अटैक होगा। तभी सुनहरे बालों वाला बंदा अपनी मुट्ठी बनाकर नोआमी के ऊपर अटैक करने ही वाला था। तभी हमारे हीरो ने उसके वार को रोक लिया। सुनहरे बालों वाला बंदा ये सब कुछ देखकर चौंक गया कि इसने मेरा अटैक कैसे रोक लिया। तभी हमारा हीरो चिल्लाते हुए बोलता है, क्या कर रहा है बे। लेकिन सुनहरे बालों वाले बंदों ने इसका जवाब नहीं दिया क्योंकि वो किसी और बात से ही हैरान था, ये लड़का आखिरकार चल कैसे रहा है। तभी हमारे हीरो को कुछ याद आया, कहीं ये वही आदमी तो नहीं, हमारे हीरो ने इसे पहले कहीं देखा था। यही तो था हीरो जिसे दुनिया का रक्षक कहा जाता है। सभी एडवेंचरस लिस्ट में बिल्कुल टॉप पर। इसकी कहानियां सभी को सुनाई जाती है। हमारे हीरो की आंखें अब धोखा नहीं खा रही थी, सचमुच ये वही था। ये आदमी था ओमाया कुशिमारी-दो। उसने एक अजीब सा बैच दिखा के उसने साबित कर दिया कि ये वाकई हीरो है। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और मुझे पता है तुम्हें सीरीज काफी ज्यादा पसंद आ रही है और तुम चाहते हो सीरीज को कंटिन्यू करो, तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। और इस चैनल पे डेली वीडियोस आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।